मेरे दादाजी बहुत प्यार करते थे मुझे, तो वो मुझसे प्ले कर रहे थे। उन्होंने रियलाइज़ किया कि मेरा लेफ़्ट हैंड उठाया वो नीचे गिर गया, राइट हैंड उठाया लेग उठाया वो नीचे, लेफ़्ट एरिया मेरा वर्क नहीं कर रहा था। फिर डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर ने बोला कोई बात नहीं, फ़ीवर हाई हो गया जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। एंड ही स्टार्टेड, उन्होंने इंजेक्शंस देने स्टार्ट किए फ़ीवर के। लेफ़्ट साइड में इंजेक्शंस लगते गए फ़ीवर के लिए, जिसकी वजह से मेरी लेफ़्ट साइड पूरी पैरालाइज़ हो गई। बाद में जब पता चला कि पोलियो है, लेकिन तब तक पोलियो का ट्रीटमेंट नहीं हो सकता था। बट मैंने जो मैं कहूँगी मैं एक वो चाइल्ड हूँ जिसने सिर्फ अपनी गलती की वजह से कुछ नहीं सहा, आसपास के लोगों ने ही अपनी गलतियों की वजह से मुझे ट्रबल में डाला। मेरे पापा ने इनडायरेक्टली किया। मेरे पापा मेरे को लेके बहुत इमोशनल है, मुझे पेन में नहीं देख सकते थे। तो जब भी मेरी सर्जरी होती थी या कोई ट्रीटमेंट होता था जिसमें मुझे दर्द हो रहा होता था, तो वो बोलते थे डॉक्टर हट जाओ, मत करो मेरी बेटी के साथ। एक मैंने 11th में मेरे टीचर थे जिन्होंने मुझे सिर्फ 500 की फ़ीस की वजह से ट्यूशन से निकाल दिया था। मैं अगर आपको बचपन की एक बात बताऊं, हर बच्चे का एक सपना होता है, हर बच्चा खेलना कूदना चाहता है। मैं जब बच्चों को भागते दौड़ते देखती थी तो मुझे लगता था यार मैं कैसे भागूं। पहले मैं फील करती थी, धीरे धीरे ना मैंने रियलाइज़ किया कि मैं इनके थ्रू ही भागूंगी। और मैं जो है बच्चों को भगाती थी, इकट्ठे कर लेती थी गली के 7-8 बच्चे इकट्ठे, या 7-8 बच्चे इकट्ठे कर लिए, यहाँ से वहाँ तक। मेरे को जहाँ तक जाने का मन होता था उनको बोलती थी वहाँ से वहाँ तक भाग के आओ। मतलब अपना जो मुझे करना था वो मैं उनमें ढूंढने लगी, और वहीं से मेरा बच्चों से प्यार बन गया। अजय भी सिंगल हो, तुसी ब्याह बारे नहीं सोचा? 23 साल की लड़की के लिए तो लड़की नहीं, उसके रिलेटिव्स और फैमिली सोचते हैं ना। प्यार होया किसी ने? ऐसा हुआ, प्यार भी नहीं कहूँगी, एक दोस्ती हुई, ठीक है। जैसे बड़े थे वो काफ़ी, ठीक है। और मतलब मैं आगे जितनी भी सक्सेस मैंने किया, जो मैं पढ़ाई लिखाई करी, और मेरे नाना जी ने अम्बाला से हमें दिल्ली शिफ्ट करवा दिया, ये कह के कि भी ट्रीटमेंट भी प्रॉपर होगा वहाँ पे, और मोरओवर इसको एजुकेशन मिलेगी जो इसके लिए आज आगे जाके एक वेपन बनेगी। और मुझे लगता है उन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया था। और मुझे, हम कहते हैं ना लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, ये उस समय इतना ज़्यादा था कि मतलब सबको लगता था कि अब तो लड़की को कुछ हो गया है, पैर में प्रॉब्लम है, हाथ में प्रॉब्लम है। भाई के लिए सिस्टर माँ हो सकती है, वो एक एग्जाम्पल हूँ मैं अपने ब्रदर के लिए, और उसने मुझे वो माँ का दर्जा दिया है। अनफॉर्चुनेटली लेट नाइट हम निकल रहे थे सारे, जब घर की तरफ आ रहे थे तो मेरे मामा जी की गाड़ी पीछे रह गई थी। तो मेरे ब्रदर ने ऐसे टर्न करके देखा कि मामा कहाँ रह गए, अंधेरा बहुत है, ऐसे टर्न करके देखा, और आगे जो है वो गड्ढा आ गया बहुत बड़ा, राइट। उसमें पानी था, पता नहीं चला, गाड़ी का टायर उसमें फंसा। टायर फंसने के बाद ब्रेक पे पैर देने की जगह गलती से रेस पे पैर चला गया, और गाड़ी जो है 3 टर्न ले गई। मम्मा और सब गाड़ी में दब गए, गाड़ी उल्टी हो गई। जब आप किसी भी इंसान को सड़क से उठाते हो, खून से लथपथ होता है वो इंसान, आपके दिमाग में पहला क्या आता है कि उसको हॉस्पिटल पहुंचाए। वो एक आवाज़ थी कि इनको वाइट गाड़ी में डाल दो, है ना, किसी ने बोला इनको उठा के वाइट गाड़ी में डाल दो, क्योंकि हाथ पैर सब मुड़ चुके थे। तो पीछे से एक आवाज़ आती है कि नहीं नहीं, ये नई गाड़ी है, दूसरी गाड़ी में डाल दो। लेकिन उनको समझ आ गया होगा जिनके लिए मैं बोल रही हूँ ये चीज़। बहुत बहुत ज़्यादा अभी भी मेरे को वो चीखें डराती हैं। सत श्री अकाल दोस्तों, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਕਲੀਆ ਫੈਮਿਲੀ ਵਲੌਗਸ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਸੀਰੀਜ਼। ਅੱਜ ਦੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਜਿਨੇ ਆਪਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਹਿਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੈਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਾੜ ਕੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਮਿਸ ਜੋਤੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ
ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਲੂੰ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਮਾਲ, ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਐ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪੈਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਆਪਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਨਿੰਗ ਹੈਂਡ ਹੋ ਹਨਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਰੂਬਰੂ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ। सो पहले तो मैं आपको बहुत बहुत थैंक्स बोलूँगी कि मुझे आपने ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं यहाँ आके अपने आप को एक्सप्रेस कर सकूँ, बता सकूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत बड़ी शख्सियत तो नहीं, लेकिन मेरे कुछ ना कुछ तो शायद मैं कंट्रीब्यूट कर पाऊँ बाकी सबको बताकर कि मैं अपने जीवन में मैंने एक जुड़ी चीज़ ज़रूर सीखी है कि हम बोलते हैं किस्मत ने मेरे साथ ऐसा किया, बट मुझे ऐसा लगता है किस्मत तो बहुत कुछ करती है लेकिन इंसान के हाथ में बहुत कुछ होता है जो वो कर सकता है अगर वो चाहे तो। सो मैं अगर स्टार्ट करूं तो मेरा जो बर्थ है वो श्री गंगानगर में 14 जून 1985 में हुआ था। कल मेरा बर्थडे भी था। चलो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे मैम। सो मैं एक बहुत हेल्दी चाइल्ड हुई थी, मतलब मैं एक अनवांटेड चाइल्ड थी पहली बात। मेरे पेरेंट्स ने प्लान नहीं किया था, बट कुदरत ने जो सोचा था वही हुआ। सो मैं बहुत हेल्दी बॉर्न हुई थी, काफ़ी अच्छा, डॉक्टर ने भी बोला कि बहुत हेल्दी है। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ टाइम बाद ही, जैसे यूजुअली होता है हमारे घरों में, जब बेटी के घर पे, मतलब मम्मी नानी के घर पे हुई थी मैं जैसे, तो मेरे दादी वाली साइड में बोले कि जल्दी ले आओ बच्ची को क्योंकि हेल्दी है, वहाँ नहीं रखना, लाइक लॉट ऑफ थिंग्स जो हो जाती हैं इन लॉज की फैमिली में। सो मुझे बहुत जल्दी जो है वहाँ पे मेरे नानी हाउस, दादी हाउस अम्बाला लेके गए। वहाँ पे मेरी मम्मा को ऑब्वियसली आपको इन लॉज के घर पे काम भी करना पड़ता है। दिस इज़ व्हाट जो मेरी मम्मा ने मुझे बताया कि वो बहुत बिजी रहते थे, वो मेरे पे ध्यान नहीं दे पाते थे। मैं कॉट पे लाई करती रहती थी, मंजी पे पड़ी रहती थी वहाँ पे। सो मुझे फीवर हो गया, तो मेरे दादाजी बहुत प्यार करते थे मुझे, तो वो मुझसे प्ले कर रहे थे। उन्होंने रियलाइज़ किया कि मेरा लेफ़्ट हैंड उठाया वो नीचे गिर गया, राइट हैंड उठाया, लेग उठाया वो नीचे, लेफ़्ट एरिया मेरा वर्क नहीं कर रहा था। सो जस्ट तभी भागकर फटाफट से डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने बोला कोई बात नहीं, फीवर हाई हो गया जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। एंड ही स्टार्टेड, उन्होंने इंजेक्शंस देने स्टार्ट किए फीवर के। और जब वो इंजेक्शंस दे रहे थे, जो कहते हैं ना सब कुछ लाइन वाइज मिल जाता है, तो जो डॉक्टर थे वो थोड़े एज थे। सो मेरी मम्मा उन्हें हर बार बोलती थी कि आपने ना कल भी इंजेक्शन लेफ्ट साइड में दिया था। वो कहते थे मैं डॉक्टर हूँ या आप, मतलब ये वो एग्जाम्पल है जहाँ हम दिखा सकते हैं कि कई बार एक्सपीरियंस भी ख़राब कर सकता है। उन्होंने मेरी मम्मा की एक नहीं सुनी और हर रोज़ मतलब 10 दिन कंटिन्यूसली मुझे लेफ़्ट साइड में इंजेक्शंस लगते गए फ़ीवर के लिए, जिसकी वजह से मेरी लेफ़्ट साइड पूरी पैरालाइज हो गई। एंड मेरा फेस भी काफ़ी डिफॉर्म्ड हो चुका था, हैंड्स लेग्स बिल्कुल भी नहीं चल रहे थे। और फिर सडनली मुझे मतलब सब लोग बहुत परेशान हो गए थे, सब लोग एकदम वरीड हो गए थे। सब कुछ हुआ, मेरे फादर ने तो एक्चुअली बिल्कुल हैंड्स ऑफ कर दिए थे। सेट कि नहीं, मैं कुछ नहीं हो सकता, अब ये तो जैसी है वैसे ही रहना पड़ेगा। बट मेरी मदर ने जो है हार नहीं मानी। उन्होंने बहुत एफर्ट्स किए, जगह जगह जहाँ जिसने जो बताया वहाँ लेके गए। मेरे चाचू साथ जाते थे मेरी मम्मा के, और जिसने जो बताया स्कूटर पे, जहाँ पे भी जितनी गर्मी हो सर्दी हो सब लेके गए। फर्स्ट सर्जरी मेरी हुई 14 जून को ही 1986 में। 85 में मेरा बॉर्न हुआ था, 86 में मेरी फर्स्ट सर्जरी हुई, मेरे फर्स्ट बर्थडे पे पीजीआई में, एक साल में। बाय बर्थ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ प्रॉब्लम नहीं सिर्फ 2 महीने के अंदर मुझे ये सारी प्रॉब्लम हुई। 2 महीने में प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, करते करते जो है चीज़ें जब तक समझ आई तब तक चीज़ हाथ से निकल चुकी थी। बाद में जब पता चला कि पोलियो है, लेकिन तब तक पोलियो का ट्रीटमेंट नहीं हो सकता था। बट अब तो सिर्फ हम बचा सकते थे, आगे चीज़ ना फैले, उसके लिए मेरा पीजीआई में सर्जरी कराई गई। समहाउ वो जो डिफॉर्मिटी है उसको वहीं रोका गया। मैग्नेट ट्रीटमेंट्स हुए, मैग्नेट के पानी से, मैग्नेट से पुल किया जाता था फेस को, हैंड्स को, और वही पानी मुझे पिलाया भी जाता था। मतलब मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स हुए मेरे ऊपर, लेकिन उसका रिज़ल्ट मैं हूँ आज सामने, बिल्कुल सही हूँ सामने। आज भी मेरे को डिफॉर्मिटी है, सब कुछ है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि डिफॉर्मिटी के साथ साथ जो मैंने बचपन से अपने मतलब मैंने जो मैं कहूँगी मैं एक वो चाइल्ड हूँ जिसने सिर्फ अपनी गलती की वजह से कुछ नहीं सहा, आसपास के लोगों ने ही अपनी गलतियों की वजह से मुझे ट्रबल में डाला।
चाहे वो मेरे पेरेंट्स हों, चाहे मेरे रिलेटिव्स हों, चाहे कोई भी जो हों, डॉक्टर्स हों, कोई भी हों, उन्होंने अपनी गलतियों की वजह से मुझे इतनी बड़ी प्रॉब्लम में डाला। मैं ये मानती हूँ कि इंसान को अपनी गलती की सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन मुझे दूसरों की गलतियों की सज़ा मिली, जो मुझे एक्चुअली बहुत बुरा लगता है कि अगर मैंने खुद कुछ गलत किया होता तो मैं डेफिनेटली उसको एक्सेप्ट करती, लेकिन ये मैंने नहीं किया, इसमें मेरा कोई भी रोल नहीं था। बट येस, मैंने हाँ अपने आप को आगे बढ़ने में बहुत सपोर्ट किया। मेरे नाना जी श्री कुंदन लाल चावला, लेट श्री कुंदन लाल चावला, ही इज़ नो मोर, मुझे लगता है कि मेरे को सेट करने में, मेरे को आज यहाँ इस जगह पहुँचाने में इनडायरेक्टली उनका बहुत योगदान था। उन्होंने बस शुरू से एक ये कहा था मेरी मम्मा को और मुझे कि बिचारी वर्ड नहीं बोलना है भाई, इसको बिचारी नहीं बोलना है, ना ज्योति तूने कभी बिचारी अपने आप को मानना है। बस वो एक चीज़ शायद मेरे को टच कर गई, कहते ना एक मतलब एक लाइफ लेसन बन गया कि मैंने अपने आप को ना तो बिचारी बनने दिया, ना ही किसी को मानने दिया। और मेरे पेरेंट्स ने भी, मेरी मदर ने भी पूरी कोशिश की उस चीज़ को सेट रखने की कि वो चीज़ वैसे ही बनी रहे। और मतलब मैं आगे जितनी भी सक्सेस मैंने किया, जो मैं पढ़ाई लिखाई करी, और मेरे नाना जी ने अम्बाला से हमें दिल्ली शिफ्ट करवा दिया, ये कह के कि भी ट्रीटमेंट भी प्रॉपर होगा वहाँ पे, और मोर ओवर इसको एजुकेशन मिलेगी जो इसके लिए आज आगे जाके एक वेपन बनेगी। और मुझे लगता है उन्होंने बहुत अच्छा डिसीज़न लिया था। और मुझे, हम कहते हैं ना लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, ये उस समय इतना ज़्यादा था कि मतलब सबको लगता था कि अब तो लड़की को कुछ हो गया है, पैर में प्रॉब्लम है, हाथ में प्रॉब्लम है, क्या करना है पढ़ाकर। लेकिन वो मेरे नाना जी ने उस चीज़ को समझा कि नहीं, अब तो पढ़ाना और ज़रूरी है, और उस चीज़ को उन्होंने माना और वो चीज़ उन्होंने करके दिखाई। उन्होंने मेरी मम्मा को मोटिवेट किया, और मुझे मेरी मम्मा ने बिल्कुल कभी स्टडीज़ के लिए रोका नहीं, पापा ने भी नहीं रोका, बहुत सपोर्ट किया। काफ़ी संघर्ष करके उन्होंने मुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाला, ठीक है, इतने, क्योंकि अफोर्ड करना इतना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मेरे पापा ने बिल्कुल अपने मतलब कहते हैं ना जैसे हथियार डाल देना, ऐसे कर दिया था कि मेरे से तो कुछ नहीं होगा, ना मैं ट्रीटमेंट करा पाऊँगा, मेरे पास तो है ही नहीं कुछ, राइट। क्योंकि हम इन लॉज से अलग होके आए थे, तो फिर वो हो जाता ना कि अब आप छोड़ के जा रहे हो, वो वाली भी चीज़ होगी। तो ऐसा नहीं था कि कुछ पैसे लेके आए थे वहाँ से, खाली हाथ आए थे। तो जो थोड़ा बहुत नाना जी ने सपोर्ट किया, उन्होंने अपना घर दिया था। उसके बाद मेरे पापा थोड़ा बहुत काम करते थे, बट ऐसा नहीं कि हम कहेंगे कि भी एक होता है ना कि भी ओवर वर्क करना कि सो दैट भी मैं कुछ कर पाऊँ अपनी बेटी के लिए, बट वो जैसे हार से गए थे, है ना। तो बट मेरी मम्मा एक ऐसा एग्जाम्पल है, मुझे लगता है कि कहते हैं ना एक माँ सब बच्चे को बहुत जगह से प्रोटेक्ट कर सकती है, बचा सकती है, उसको स्टैंड कर सकती है, वो एक एग्जाम्पल है। मेरे पापा ने इनडायरेक्टली किया, मेरे पापा मेरे को लेके बहुत इमोशनल है, मुझे पेन में नहीं देख सकते थे। तो जब भी मेरी सर्जरी होती थी या कोई ट्रीटमेंट होता था जिसमें मुझे दर्द हो रहा होता था, तो वो बोलते थे डॉक्टर हट जाओ, मत करो मेरी बेटी के साथ। और मेरी मम्मी कहती थी कि नहीं करना है। मेरी मम्मी उस समय के पेन को इग्नोर करके कि भी आगे जाके सुखी रहेगी, तो इसलिए जितने भी डॉक्टर विजिट होते थे मेरे पापा को लेके नहीं जाती थी मम्मा, कि नहीं ये कराने नहीं देंगे। इंजेक्शंस भी नहीं लगवाने देते थे, जो बड़े बड़े शूज़ होते हैं ना, वो पोलियो पेशेंट के लिए पहने जाते हैं, वो भी नहीं पहनने देते थे कि नहीं इसको लग रहा है, इसको लग रहा है। इवन स्कूल में भी जाके कम इंस्ट्रक्शन देते थे कि मेरी बेटी को सीढ़ी नहीं चढ़ाना, ये नहीं करना। अब मैं कहूँगी कि मैम जिਵੇਂ मतलब उस टाइम ते ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ? नहीं, स्टार्टिंग में मैम कुछ टाइम तक तो मैं बिल्कुल नहीं चल पाती थी, ठीक है। मतलब 1 साल, जैसे एक बच्चा जो 1-1.5 साल में क्रॉलिंग वगैरह जो करने लग जाता है, वो मेरा फेज़ नहीं आया, ठीक है। वो मैं क्रॉलिंग बहुत टाइम तक मेरी क्रॉलिंग ही रही, ठीक है। और मैं बहुत, मेरे को लगता है मैं 2-2.5 साल की होंगी जब मैंने प्रॉपरली चलना सीखा होगा। उसके बाद भी मेरे को सपोर्ट दी जाती थी, क्लिपर्स लगाए जाते थे चलाने के लिए। मतलब ये कह सकते हो कि एक वो बच्चा, आप अगर इमेजिन करो, अगर पास्ट में मैं जाती हूँ, मैं अपने आप को भी अगर रिकैप करती हूँ, तो मुझे लगता नहीं कि ये पॉसिबल था, ऐसे खड़ा होना, ऐसे स्टैंड होना, बोथ फिजिकली एंड मेंटली दोनों ही पॉसिबल नहीं था। अगर मेरी जगह कोई और होता तो शायद नहीं हो पाता स्टैंड। मैं ऐसा, मतलब ये प्राउड की बात है अपने लिए, लेकिन मैं फील करती हूँ कि हाँ ऐसा मैंने किया है। डेफिनेटली बहुत से लोगों ने सपोर्ट किया है मुझे। सो एक इसमें एग्जाम्पल जो सबसे पहले आता है मेरा स्कूल का, मेरे स्कूल की जो प्रिंसिपल थी, मतलब कहते हैं ना आपको जैसे जैसे आगे जाते जो आपको लोग भी ऐसे मिलते हैं। तो मिसेस सुधा सेठी, मुझे आज भी याद है, मेरे प्लेटो पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल थी दिल्ली में, और वो पैरालाइज थे, उनके हैंड्स जो हैं वो पैरालाइज थे। और उन्होंने मेरे पापा को कहा था कि आपकी बेटी को देखना, मैं वो ये बहुत कुछ बनेगी। उन्होंने ये वर्डिंग्स ऐसी ही कही थी पापा को, जैसे एडमिशन्स के लिए हम कह देते हैं ना, ऐसे कि नहीं आप फिक्र ना करो, आपकी बेटी बहुत अच्छी जाएगी। और वो उन्होंने क्या करना कि जब भी कोई फंक्शन होना स्कूल में, कोई डांस होना, कोई पीटी होना, कुछ होना, तो टीचर्स ने मुझे हटा देना
कि भी इसको कौन तैयार करेगा, कैसे करेगी, ये परफॉर्मेंस ख़राब हो जाएगी, बट उन्होंने कहना नहीं इसको लगाओ और मेक श्योर करना कि मैं आगे आगे हूँ। तो मेरा जो कॉन्फिडेंस है आज, जो मेरा मतलब मैं कहती हूँ कि जिस लेवल पे मैं आज खड़ी हूँ, वो कहीं ना कहीं उनकी वजह से है। उन्होंने मेरे में कॉन्फिडेंस बहुत बिल्ड किया कि मेरे को स्टेज फियर, मेरे को लोगों से इंटरेक्ट करना, जो मैं सोचती थी कि मैं नहीं कर पा, मतलब यूजुअली लोग नहीं कर पाते, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, बट उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। जैसे बच्चे क्लास में बोलते थे लंगड़ी, ये तो पैर टूटा हुआ है, ऐसे मतलब बच्चे बोल देते हैं, है ना। तो मैं रो पड़ती थी, तो वो मेरे को अपने प्रिंसिपल रूम में ले जाके वहाँ बिठा के समझाती थी। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕੰਡ ਪੇरेंट्स ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟੀਚर्स वो मैं ਜੇ कह ਚੰਗੇ सकती ਮਿਲ हूँ, ਜਾਣ। मैं कह सकती हूँ। हाँ, मेरे लिए तो अगर मैं आपको भी अपनी जर्नी बताऊंगी, मुझे लगता है मेरे लिए पेरेंट्स तो चलो एक फर्स्ट प्राइमरी रोल है। मेरे लिए जो दुनिया में मैंने देखा है कि हम कहते हैं ना दुनिया माड़ी होती है, मेरे लिए नहीं थी। मेरे लिए तो अपने माड़े जरूर निकले, दुनिया माड़ी नहीं निकली। मेरे लिए वो प्रिंसिपल ने जो किया, मैं आज भी उस चीज़ को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ उस चीज़ के लिए, और उनको बहुत मैं कॉपी करती हूँ। अभी मैं खुद एक प्रिंसिपल हूँ, तो मैं उनको बहुत वाकई रोल मॉडल हाँ डेफिनेटली रोल मॉडल है मेरे लिए। और उनको जब मैं उनको याद करती हूँ, तो मैं एज अ प्रिंसिपल कुछ ना कुछ अपने में वो चीज़ डालने की कोशिश करती हूँ कि मैम ऐसे करते थे, मैम वैसे करते थे। और उन्होंने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। 10th तक मैंने वहाँ स्टडी की, फिर 11th में मुझे मेडिकल लेना था, सो मैंने मेडिकल लिया, और 11th में मैंने ग्रीनफील्ड स्कूल में किया। वहाँ पे भी मुझे बहुत अच्छे टीचर्स मिले, उन्होंने भी मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट किया। और मेरे को एक इंसिडेंट ज़रूर याद आता है, जब हम टीचर्स की बात करते हैं ना, तो टीचर्स भी बहुत तरह के होते हैं। एक मैंने 11th में मेरे टीचर थे जिन्होंने मुझे सिर्फ 500 की फ़ीस की वजह से ट्यूशन से निकाल दिया था। अच्छा, मतलब फिज़िक्स पढ़ती थी मैं, और उन्होंने मुझे कहा कि आई कांट टीच, क्योंकि फ़ीस नहीं आई थी 500 रुपये। वो भी एक एग्ज़ाम्पल है ना, और ये भी एक एग्ज़ाम्पल है। और ऐसे भी बहुत एग्ज़ाम्पल है जहाँ मेरी कॉलेज की फ़ीस ही मेरे एक टीचर ने दी थी, मेरा एडमिशन ही मेरी कॉलेज में भी टीचर ने करवाया था। तो टीचर के अपने अपने रोल्स हैं। मैंने देखा है कि हर इंसानियत बहुत, हाँ, क्योंकि ये हम नहीं कह सकते कि ये प्रोफाइल ऐसा है, टीचर ऐसा नहीं बोल सकते, या लॉयर ऐसा नहीं बोल सकते। ये डिपेंड करता है कि पर्सन कैसा है, वो ह्यूमैनिटी कैसी है उनमें। 10th के बाद ही मैंने जो है होम ट्यूशन्स देनी शुरू कर दी घर पे। सो 10th के बाद ही, सो दैट थोड़ा अर्निंग कर सकूँ अपने लिए, थोड़ा सेव कर सकूँ, कुछ ना कुछ कर सकूँ। उदो कल्ले पापा, मतलब थोड़े ब्रदर भी हैं ना? ब्रदर भी हैं मेरे। ब्रदर ना मतलब स्टडी करवाते थे, वो शायद उनका इंटरेस्ट नहीं था, या आई को ना किसी, वो पढ़े नहीं बेचारे, है ना। लेकिन हाँ, ये मैं कहूँगी उन्होंने कहीं ना कहीं मेरे लिए कंट्रीब्यूट किया है, क्योंकि वो बहुत जल्दी नौकरी पे लग गए थे, दुकानों पे, कपड़ों की दुकान पे नौकरी करना, है ना, बिजली की दुकान पे नौकरी करना, सिर्फ इसलिए कि चलो ज्योति का तो कम से कम पढ़ाई हो जाए, ठीक है। तो बहुत कंट्रीब्यूट किया मेरे ब्रदर ने, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया। और मैं अगर आपको बचपन की एक बात बताऊं, हर बच्चे का एक सपना होता है, एक हर बच्चा खेलना कूदना चाहता है। मैं जब बच्चों को भागते दौड़ते देखती थी, तो मुझे लगता था यार मैं कैसे भागूं। पहले मैं फील करती थी, धीरे धीरे ना मैंने रियलाइज़ किया कि मैं इनके थ्रू ही भागूंगी, और मैं जो है बच्चों को भगाती थी, इकट्ठे कर लेती थी गली के 7-8 बच्चे इकट्ठे, 7-8 बच्चे इकट्ठे कर लिए, यहाँ से वहाँ तक। मेरे को जहाँ तक जाने का मन होता था, उनको बोलती थी वहाँ से वहाँ तक भाग के आओ, अच्छा वो उठा के लाओ। मैं उनके बदले उनको कैंडीज देती थी, टॉफ़ीज़ देती थी, मतलब अपना जो मुझे करना था वो मैं उनमें ढूंढने लगी, और वहीं से मेरा बच्चों से प्यार बन गया। मुझे लगा कि मैं मतलब ये एक प्योर सोल होती हैं, जिनको आप अगर प्यार दो तो वो रिटर्न में प्यार देती हैं। और मैंने ये मतलब अपने 10th से लेकर आज तक मैंने ये बहुत एक्सपीरियंस किया है। मैंने अपना बचपन ही उनके वजह से जिया है। आज मैं कहूँगी कि मैं क्या नहीं खेली, मैं सब कुछ खेली हूँ उनके थ्रू, सब कुछ खेली हूँ, ठीक है। और खिलौने हमारे पास नहीं होते थे, नहीं था, फाइनेंशियली सिस्टम वैसा नहीं था, किसी ने दे दिया तो दे दिया। घूमने की बात करें तो मासी और कहीं जा रहे हैं, वो हमें गाड़ी में साथ ले गए तो ले गए। ऐसा नहीं था कि हाँ हम कहेंगे हमने दिल्ली में रह के, दिल्ली के नाम सुन के लेविश लाइफ समझ में आती, ऐसा नहीं था। मैंने वहाँ पे कोई लेविश लाइफ नहीं जी है। हाँ, कुछ बनने के बाद ज़रूर अपने फैमिली को और अपने आप को स्टैंडर्ड दिया, लेकिन पहले ऐसा कुछ नहीं था। फिर कॉलेज चले गए, कॉलेज के बाद मतलब एक और एग्जांपल है यहाँ पे, देखो हम कहते हैं ना मेडिकल सर्टिफिकेट, फिजिकल हैंडीकैप सर्टिफिकेट, मैंने ज़िंदगी में सोचा नहीं था मैं यूज़ करूँगी। मुझे किसी ने बोला कि मेरे को नीट का एग्ज़ाम देना था कि आप फिजिकल हैंडीकैप का सर्टिफिकेट बना लो, आपको कोटा मिल जाएगा। और मैंने वो सर्टिफिकेट बनवाया बहुत धक्के खा के। और आप मानेंगे नहीं मैम, इतनी मेरी फैमिली बहुत बड़ी है, मेरे पापा 12 बहन भाई हैं, मेरी मम्मा 7 बहन भाई हैं, ठीक है। और सब कुछ होने के बाद भी बस मैं और मेरी मम्मी धक्के खाते थे। किसी ने कभी नहीं कहा कि लाओ हमें बताओ हम कुछ कर दें,
मैं सीधा, मेरे को कोई शर्म नहीं है इस चीज़ में कि जो सुनेंगे मुझे तब भी वो नहीं, क्योंकि जो उन्होंने किया उनको भी पता होगा डेफिनेटली। किसी ने सपोर्ट नहीं किया, और अब मैं तो कहूँगी थैंक यू नहीं किया, तभी मैं आज इतनी कॉन्फिडेंट हूँ। शायद आप सपोर्ट करता हाँ तो मैं डिपेंडेंट हो जाती है ना। तो हमने धक्के खा के सर्टिफिकेट बनाया, सब कुछ किया, और जब मैं एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरने गई तो उन्होंने मुझे ये कह के रिजेक्ट कर दिया कि आपके हाथ शिवर करते हैं। मुझे एग्ज़ाम्स में बैठने नहीं दिया, पता नहीं मुझे क्या सिस्टम था क्या नहीं था, बट मुझे एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया मेडिकल। थानू तो कोई प्रॉब्लम नहीं सी? मेरे हाथ कांपते हैं, अभी भी शिवर करते हैं, लेकिन आई डोंट नो कि वो क्या रीज़न लिया उन्होंने, मुझे बैठने नहीं दिया। मुझे उन्होंने हेमोपैथिक का दे दिया, डॉक्टरी का नहीं दिया, ठीक है। और फिर मेरे पापा का था कि डॉक्टर बनाना है, ठीक है। सपने तो पापा ने मेरे लिए बहुत देखे थे, तो फिर मैंने पैरामेडिकल डाइटिशियन का कोर्स ज्वाइन किया लेडी अविन कॉलेज में, ठीक है। और वहाँ पे करते करते मेरा ना साइकोलॉजी सब्जेक्ट में बहुत इंटरेस्ट हो गया। वहाँ पे स्पेशलाइज स्कूल का बच्चे थे, स्पेशलाइज बच्चे थे वहाँ बीच में, उनका स्कूल था, तो उनके साथ मैं जाती थी, मिलती थी, जुलती थी, टाइम स्पेंड करती थी। वो बच्चे बहुत खुश होते थे, और मुझे लगता है कि मैं इमोशनल थी, मेरे साथ इतना कुछ हुआ था, तो इसीलिए मैं जो है ये सब कुछ कर पा रही थी, है ना। और मैंने उनके साथ बहुत टाइम स्पेंड करती थी, बहुत इन्जॉय करती थी। वो बच्चे भी मेरी वेट करते थे कि ज्योति दीदी आएंगे, एंड मैंने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। और मैंने रियलाइज़ किया कि ये जो दुनिया है ना, इसमें अच्छे भले से बेटर ये लोग हैं, क्योंकि अच्छा भला इंसान आपको दिमाग से जज करता है, ये लोग दिल से जज करते थे। ये मेरा दिल भी रीड करते थे और दिल से ही जज करते थे, ठीक है। उसके बाद कॉलेज ख़त्म हुआ, कॉलेज ख़त्म होके आगे एमएससी के लिए पैसे नहीं थे कॉलेज करवाने के लिए। फिर भी किसी ने नहीं पूछा आज तक मेरे मॉम डैड से कि क्या करवा रहे हो, कोई पैसे की ज़रूरत तो नहीं है, किसी ने कभी नहीं कहा। यहाँ तक कि एक दो बार ये बोला कि इसको यहाँ शिफ्ट कर देते हैं डीएवी स्कूल अबोर में, वहाँ पे मेरे ताया जी और रहते हैं कि चलो फाइनेंशियली अच्छा, लेकिन किसी ने आगे बढ़कर ना स्टेप नहीं लिया कि कहे कि हाँ आ जाओ। पता नहीं फॉर्मेलिटीज़ तो सबने पूरी की, सबने एक बार हाँ 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 हाँ, लेकिन ऐसे को कि इनिशिएटिव लिया हो कि हाँ यस, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ने नहीं ली। उसके बाद मैं नहीं कर पाई एमएससी, और मैंने 3000 में पहली जॉब ज्वाइन की थी क्राई के लिए, जो मैं चंदा इकट्ठा करती थी। क्राई एक संस्था है जो बच्चों के लिए काम करती है। वो क्या करती है, आपको पॉइंट करती है, आप जगह जगह जाके उनकी पर्चियाँ कटवा के आते हैं। और पर्चियाँ भी कहाँ कटवानी है, इंडस्ट्रियल एरिया में। इतनी सुनसान एरियाज होते, मेरे मम्मी पापा को आज पता चलेगा कि मैंने ये काम किया है, उनको पता भी नहीं है, ठीक है। तो वहाँ सुनसान में, वहाँ पे आपको पता है, मैंने देखा है किस तरह के बंदे वहाँ बैठे होते थे, जेंट्स, ठीक है। आपको किस नज़र से देख रहे होते थे, क्या सोच रहे होते थे आपके बारे में। लेकिन मैंने कहा नहीं यार, ये मेरे लिए ज़रूरी है, अगर मुझे कुछ करना है तो मुझे जॉब तो करनी पड़ेगी, क्योंकि ग्रेजुएट को कोई जॉब नहीं दे सकता था। तो मैंने जो है अपना अर्निंग करनी वहाँ से, वहीं से कमाना और उसके अपने ऊपर लगाना। उसके बाद मैंने 8000 में HDFC का लोन के लिए कॉलिंग सेंटर ज्वाइन किया, ठीक है। वो भी मैं पूरा बस में धक्के, अच्छा मेरा जो सफ़र था वो बसों में निकला, DTC बसों में। और मतलब मुझे लगता है कि मेरे जिस तरह का इंसान जिसको चलने में इतनी तकलीफ़ हो, वो DTC बसों में नॉर्मल इंसान भी ट्रैवल नहीं कर सकता, लेकिन मैंने भाग भाग के बसें पकड़ी हैं। मैंने देखा है, मेरे बस के जो कंडक्टर थे वो तक मुझे पहचान गई थी कि दीदी आ गए, क्योंकि उनको पता था कि ये खड़े होके जाएगी। और मैंने आज तक अपनी फिजिकल हैंडीकैप वाली सीट नहीं ली, क्यों? क्योंकि मुझे लगता था मैं हुई नहीं, मैंने अपने को माना ही नहीं। वो नाना जी वाली बात है कि बेचारा हुई नहीं, माना ही नहीं, और वैसे ही चला। और बसों में जाना धक्के खा के, कभी मतलब अगर 2 बस चेंज करके 5 पे बज जाएंगे ना, तो 2 बस ही चेंज करनी है, डायरेक्ट बस नहीं लेनी। कॉलेज 9 बजे लगता था, 5:30-6 बजे घर से निकल जाना, क्योंकि बस चेंज करके जाना है। क्यों? क्योंकि जल्दी पहुंच जाएंगे, कोई बात नहीं, लंबा टाइम लगेगा या पैसे कम लगेंगे, बस पैसे को देखना। और बहुत मेहनत की है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है, मैं इसको डिनाई नहीं करूँगी। उसके बाद HDFC में काम किया, कॉल सेंटर में जॉब किया। अच्छा, जहाँ भी काम किया मैम, वहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस गया। मैं कहूँगी गॉड गिफ्टेड है। चलो उन्होंने एक प्रॉब्लम मुझे दी, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे जो कॉन्फिडेंस ने, या मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स, या मेरे आई डोंट नो क्या था, वो एक गॉड गिफ्ट ही था कि मैं लोगों को कन्विंस कर देती, चाहे वो क्राई के लिए था, चाहे वो लोन के लिए था, चाहे बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में मैंने काम किया, जो इंश्योरेंस साल में 12 करनी होती थी, मैं 6 इंश्योरेंस एक महीने में कर लेती थी। 12 लोग पूरे साल में नहीं कर पाते थे, मैं एक महीने में कर लेती थी, और कॉल पे ही। ऐसा नहीं है कि क्राई में तो चलो सिंपैथी होगा, मुझे देख के लोग पैसे दे देते होंगे,
लेकिन कॉल पे भी मैं कन्विंस कर लेती थी लोगों को। मतलब वो एक स्किल कह सकते हो कि भगवान की देन थी, ठीक है। और फिर अपने आप को स्टैंड किया और फाइनली मुझे जॉब मिली ई-वैल्यू सर्व में 10,000 रुपीज़ में। वहाँ पे कंडीशन क्या थी कि 3 महीने आपको ट्रेनिंग में रखेंगे, अगर आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया तो आपको रख लेंगे। एंड मैंने बहुत अच्छा एग्ज़ाम दिया, मेरा क्वालिफाइड हो गया, मैंने वो भी अचीव कर लिया, यूएस से डिग्री ले ली और मैंने वहाँ पे 10 साल काम किया और मेरी बहुत अच्छी वहाँ पे मेरी रेपुटेशन, आज भी जाओगे तो ज्योति को जानते हैं अच्छे से, वहाँ पे बेस्ट परफॉर्मर रही लगातार 12 महीने, किसी को आने नहीं देती थी। क्योंकि वो एक नाना जी ने जो वर्डिंग बोल दिया था ना कि तेरे पास जो पावर है तुझे नहीं पता, वो मुझे एक्चुअली बहुत बड़ी चीज़ मेरे अंदर मिल गई मुझे, और उसी को यूज़ करके। और हर साल क्या होता था, फिर मेरे ब्रदर जो हैं उनका छोटा सा एक्सीडेंट हुआ बाइक से। अब यहाँ किसी भी बच्चे का एक्सीडेंट होता है या उसे चोट लगती है, वो क्या बोलता है? ਆਪਦੇ ਮੰਮਾ ਜਾਂ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ आई मम्मा, है ना? हाँ हाँ माँ ਨੂੰ वैसे ज्यादा वो बोलता है आई ज्योति, हाय ज्योति। एंड वो सड़क पे गिरा हुआ है और रात का समय है। पुलिस वाले ने पूछा किसको फ़ोन करना है आपके फ़ोन में से, ज्योति को कॉल करो। एंड पुलिस रात को 1 बजे मुझे कॉल कर रही है, आप ज्योति बोल रहे हो, मैं इंस्पेक्टर हूँ। एंड मैं बस स्केर्ड की भी पुलिस मुझे क्यों कॉल कर रही है, ये एक लड़का यहाँ गिरा हुआ है, वो आपका नाम लिए जा रहा है। तो मैंने कहा भैया नहीं आया घर पे तो अभी तक, ठीक है, जॉब से। तो फिर मेरे को बुलाया उसने, वहाँ पे पुलिस जो है ड्रिंक होती है, आपको पता है कई बार ड्रिंक कर लेते हैं, या हॉस्पिटल में जहाँ हम लेके गई मैं उनको, वहाँ पे भी ज्योति ज्योति। एंड मेरे ब्रदर ने, मतलब मुझे छोटी बहन हूँ मैं उसकी, लेकिन मुझे माँ का दर्जा दिया उसने, और मेरे लिए वो फादर बन के भी रहा। क्योंकि जब जब मुझे ज़रूरत पड़ी, मेरे को, हम लोग 3rd फ्लोर पे रहते थे, सीढ़ियों में गोदी उठा के ऊपर ले जाता था, 3 फ्लोर सीढ़ियाँ, ऐसे ट्विस्ट सीढ़ियाँ थी, उठा के ले जाता था और उठा के ही लेके आना। उसके बाद उसको डॉक्टर्स लेके गए, डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट करते करते मम्मा ने ऐसे ही जिक्र कर लिया मेरे बारे में, तो डॉक्टर, अब वो डॉक्टर भी पैरालाइज नहीं, उनको माउथ कैंसर था, ऐसा माउथ था उनका। और वो जो वो बोलते थे वो उनकी असिस्टेंट हमें समझाती थी कि यार क्या बोल रहे हैं वो। और उन्होंने बोला एक बार बेटी से मिलाओ, वो मुझसे जब मिले तो कहते बेटा मैं तेरे को ठीक कर दूंगा। मैं मतलब ऐसे इस चीज़ पे चलती थी पैर के, ये हाँ, और मैं गुरुद्वारे नंगे पैर नहीं जा पाती थी। मैं बहुत दुखी होती थी कि मैं गुरुद्वारे नंगे पैर नहीं जा सकती, क्योंकि मैं इस पे चलती थी और ये चीज़ ना मेरी कटने लग गई थी पैर की, और यहाँ से नसें जो है ना, मतलब ऐसे होने लगता कि अब नसें निकलेंगी बाहर सीधा। और उन्होंने बोला कि लेके आओ गुड़िया को, और वो मैं उनसे मिली, उन्होंने कहा बेटा मैं करूँगा लेकिन इतना खर्चा आएगा। फिर मैंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब, मुझे 2-3 महीने दो, मैं इकट्ठे करती हूँ। मैंने ओवर टाइम करके, एक्स्ट्रा वर्क करके पैसे इकट्ठे किए। वो तो कितनी उम्र से? मैं शायद होंगी उस समय 20 साल की, आज से समझ लो 20 साल वाली बात है, 20 साल की थी मैं। और मैंने पैसे इकट्ठे किए, अपना सर्जरी करवाया और पूरा उसको, और तब भी मैंने सर्जरी करवा के ऐसे घर में नहीं बैठी, वर्क फ्रॉम होम लिया। पेन होता था, सब कुछ, लैपटॉप पे काम करना ही करना है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि भी जो मैंने लोन लिया है मुझे ही चुकाना है ना। सो बहुत मेहनत करके वो किया और सर्जरी बहुत सक्सेसफुल रही। मैं 20 साल बाद अपने पैर पे चल पाई ऐसे, और मैं गुरुद्वारे साहिब गई। मतलब वो, मैं आज वो मोमेंट याद करती हूँ, मुझे लगता है कि मेरा रीबर्थ हुआ था वो। क्योंकि जब हम शादी में भी जाते हैं तो मेरे को स्पोर्ट्स शू पहनने पड़ते थे लहंगे के साथ, किसी बच्चे फ्रॉक्स पहनते हैं ना, तो बड़ा फील होता था कि सबके बड़े शाइनी शूज़ होते थे। और मैं जब शॉप पे जाती थी मम्मा के साथ शॉपिंग करने, तो मैं क्या करती थी, राइट लेग में ट्राई करके देख के खुश हो जाती थी कि मेरे पैर पे कितना सुंदर लग रहा है, ठीक है। और वो जो शॉपकीपर है वो भी कहता था कि कोई नहीं बेटा, जब तेरा पैर ठीक होगा ना, मैं तेरे को अच्छे अच्छे स्लीपर्स ला के दूँगा। और वही हुआ कि 20 साल बाद मैं चली और मैंने सच्ची में बहुत सारे स्लीपर्स पहने, 20 साल के सारी कसर पूरी कर दी, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे फिर कॉल किया 1 साल बाद कि मेरे पास एक नई टेक्नोलॉजी आई है, उसके अंदर ना पैर के आर पार सरिये डाल के, 3 सरिये डाल के हम लेंथ इंक्रीज़ कर सकते हैं। मुझे लगता है तेरे में वो काबिलियत है कि तू हैंडल कर सकते हो, उसमें पेन बहुत होता है। तो मैंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। और मैंने कहा मुझे 6 मंथ्स का टाइम दो, खर्चा बहुत था। तो मैं 6 मंथ्स में मैंने पैसा जोड़ा और मैं सर्जरी के लिए गई। सर्जरी जब मेरा हुआ तो उन्होंने जब रॉड आर पार की तो मेरे पापा तो देख के नहीं निकाल उदो फिर लत्त नूं सोने नहीं करते, सब कुछ किया था मैंने, ऑपरेशन हो गया था। अच्छा ऑपरेशन भी मैम आप मानोगे नहीं, लोग ऑपरेशन करवाते हैं ना, मैं डॉक्टर को बोलती थी मेरा बस नीचे वाला पार्ट सुन करना, मैं देखना चाहती हूँ, मैं फील करना चाहती हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि जितना मुझे दर्द मिलता था मैं उतनी स्ट्रांग होती थी, जितना मैं दर्द लेती थी उतनी मैं स्ट्रांग होती थी। मुझे रियलाइज़ होता था कि मैंने क्या, कहाँ से आई हूँ
मैंने आज तक कभी अपने आप को फुल एंथीसिया नहीं देने दिया। वो कोई एक सर्जरी कुछ ऐसी होती थी जो देना ही पड़ता था, अदरवाइज़ मैं नहीं देती थी। मेरे डॉक्टर भी बहुत अच्छे थे, मुझे पूरा सपोर्ट करते थे। किसी भी बच्चे को ऑपरेशन थिएटर में टेडी बियर्स अलाउड नहीं होते थे, मुझे अलाउड होते थे कि इसको दे दो टेडी बियर, इसको दे दो, इसको इसके पास टेडी बियर रख दो। और बहुत अच्छे से उन्होंने मेरा सर्जरी किया। मेरे साथ ही एक पेशेंट का और हुआ था, उन्होंने उसको मेरे को लगता है 20 या मैक्सिमम मंथ के अंदर वो मशीन, शिकंजा था बिल्कुल, वो निकलवा दिया था। लेकिन मैंने उसको 6 मंथ्स के लिए रखा। और उसमें क्या था, हर रोज़ 1 mm खोलना पड़ता था। जब हम पेज खोलते थे ना, उसमें ब्लड निकलता था और मेरे पापा नहीं देख पाते थे। मेरी मम्मा मेरा वही ब्लड साफ़ करते हैं, वहाँ क्रीम लगाते, ऑइंटमेंट लगाते। पेन किलर्स बहुत खाती थी, दर्द होता था, लेकिन उस समय भी लैपटॉप पे काम कर रही होती थी क्योंकि वो भी लोन लिया था। लेकिन आज तक मैं बेट कर सकती हूँ, मेरे किसी रिलेटिव से पूछ लो कि किसी ने 1 पैसा भी मेरी सर्जरी में दिया हो तो। ना दिया, ना मांगा और ना ही खुद दिया। कोई 1 किलो का फ्रूट लेके ज़रूर आ जाते थे हालचाल पूछने। तो थोड़े नानके बहुत मतलब मेरे नानके ਵਧੀਆ मैम financially फाइनेंशियली strong मेरे ਸੀ। नानके मेरे दादके, मैं सच बोलूं कि दोनों ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, फाइनेंशियली बहुत सेटल्ड हैं। चलो अपनी मेहनत से हैं, ये भी नहीं कहूँगी, उन्होंने मेहनत की है तो सेटल्ड हैं, ठीक है। तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट वो कर सकते थे, है ना। जो मेरी सर्जरी इतनी लेट हुई वो कहीं ना कहीं जल्दी हो सकती थी अगर हमारे को नॉलेज भी नहीं थी। जहाँ जहाँ जैसे बता रहे थे हम जा रहे थे, ठीक है। मतलब मेरी डेस्टिनी, फेट मुझे ले जा रहा था अपने आप। किसी ने मेरे पास आके नहीं बोला कि हाँ हम ये करवा देते हैं। उसके बाद सब कुछ हो गया, सारा कुछ हो गया, लोन डिक्लेयर कर दिया मैंने, सारा सेटल हो गई। मेरा पैर भी 1.5 इंच के करीब लंबा हो गया, मतलब मैं बहुत झुक के चलती थी, फिर वो थोड़ा और अच्छा हो गया, बेटर होगी मैं पहले से बहुत ज़्यादा। फिर करते करते ਲਾਈਫ ਐਸੀ ਚਲਤੀ ਰਹੀ। ਮੈਮ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਜਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵੀ ਲੱਗ ਪਏ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹਜੇ ਵੀ ਸਿੰਗਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ? मुझे लगता है कि 23 साल की लड़की के लिए तो लड़की नहीं, उसके रिलेटिव्स और फैमिली सोचते हैं ना। तो मैं ये क्वेश्चन अपनी फैमिली से पूछ सकती हूँ कि आपने क्यों नहीं सोचा। सो मैं शुरू से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रही हूँ, लोगों को लगता था बर्डन, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सबको लगता था बर्डन। बहुत से लोगों ने बोला कि क्यों इतना पढ़ा रहे लिखा ले हो, शादी कर दो, जल्दी कर दो, है ना। ना तो पैसा था देने के लिए, ना कुछ था। लेकिन किसी ने, मैं ये नहीं कहूँगी किसी ने बहुत मेरे लिए कोई रिश्ता ढूंढा हो ऐसा कि हाँ ढूंढे, कोई ऐसे ढूंढे जिसका मतलब, चलो सब अपने घर सही होते हैं, सब जगह, सब अपनी जगह सही है ना, सब अच्छे हैं, सब अपनी सबका अपना अपना प्रॉब्लम होता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ ऐसा डिज़र्व करती थी कि जिसको मेरे से भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो। चलो प्रॉब्लम तो अलग की बात है, कम से कम कहीं ना कहीं तो मेरे को लाइफ में मैं चाहती थी आराम मिले, है ना। चलो फाइनेंशियली मैंने पूरी लाइफ सफ़र किया, फिज़िकली मैंने सफ़र किया, तो मेरे लिए जो रिश्ते देखे जाते थे वो भी ऐसे देखे जाते थे, या तो वो पुअर फैमिली के होते थे या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी कि जिसको भी मैंने संभालना है। तो मुझे ऐसा लगता था कि भाई इसको भी मैंने संभालना है, तो फिर मैं अपने आप को ही संभाल लूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं 23 साल तक अपने आप को संभालती आई हूँ। और मोर ओवर मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़े मेरे मॉम डैड भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से चूक गए। ਮੈਂ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹਨਾ, ਜੋ ਖਾਸ ਕਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਇਹਦਾ ਕੋਈ बढ़िया घर-बार ਲੱਭ के, है ना। ये इसके पॉजिटिव भी बात बोल सकते हैं, उसको नेगेटिव भी बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने जितना संघर्ष किया था अपनी लाइफ में, तो मेरे पेरेंट्स के लिए मैं बहुत एक स्ट्रॉन्ग चाइल्ड बन चुकी थी, इंडिपेंडेंट। उन्हें लगता था कि ये अपना अच्छा बुरा जानती है और ये ही अपने लिए सब कुछ कर सकती है। और बट मुझे लगता है कि जितना मर्जी लड़की अपने लिए सोच सके, लेकिन शादी के बारे में लड़की अपने लिए नहीं खुद सोच सकती। वो एक पेरेंट को ही इनिशिएटिव लेना पड़ता है और लेना भी चाहिए, ठीक है। लव मैरिज हो सकती थी, लेकिन मेरी केस में पॉसिबिलिटी नहीं थी, ठीक है। और ऐसा हुआ, प्यार हुआ है किसी? हाँ ऐसा हुआ, मतलब प्यार भी नहीं कहूँगी, एक दोस्ती हुई, ठीक है। दोस्ती भी, मैं पहले इन सब से बहुत दूर रहती थी। मुझे ऐसा लगता था कि कोई भी अगर मेरी लाइफ में आएगा तो मुझे यूज़ करेगा, मतलब मेरे को ऐसा फील होता था कि मेरे से क्यों, ये मेरे से क्यों, है ना, ऐसा वाला फील होता था। क्योंकि ना तो मेरी फाइनेंशियली इतनी अच्छी कंडीशंस थी कि भी चलो डॉरी के लिए करेगा कोई, है ना। तो मुझे लगता था कि नहीं, मेरे से तो कोई क्या ही इस कंडीशन में आएगा। फिर एक फ्रेंड मिले, कॉमन फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में मिले। उन्होंने ही मुझे अप्रोच किया, मेरे से बड़े थे वो काफ़ी, ठीक है। और उन्होंने अप्रोच किया, उन्होंने बोला कि ये लड़की मतलब ना मुझे हंस तो रही है, लेकिन मुझे लगता है अंदर से दुखी है।
तो उन्होंने, दूसरे फ्रेंड ने उनको बोला कि हाँ ये लड़की ने ना बहुत लाइफ में अपने संघर्ष किया है, बहुत मेहनत की है अपनी लाइफ में, और ये सब कुछ अपनी फैमिली के लिए करती है और अपना सब कुछ नहीं सोचती अपने बारे में। तो उन्होंने ये बात बोली थी कि मैं इसको ना जीना सिखाना चाहता हूँ और मैं इसके लिए कुछ करना चाहता हूँ। अच्छा। उन्होंने मुझे अप्रोच किया, मेरे से फ्रेंडशिप की। अच्छा, उनको ना बैक की प्रॉब्लम थी 10-12 साल पुरानी, ठीक है। उनके मॉम डैड दोनों पास अवे हो चुके थे, तब की उनको प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने मेरे से इस तरीके से बात की कि भाई आपने अपना ट्रीटमेंट कहाँ से कराया, और मेरे को भी अपनी बैक की प्रॉब्लम है। तो मैं उनको ऑल द वे दिल्ली से गुड़गांव मेट्रो में, उनको रूट्स का इतना वो नहीं था, उनको मेट्रो में लेके गई, डॉक्टर को दिखाया, ट्रीटमेंट कराया, उसको 10-15 साल का जो बीमारी थी उनकी ठीक करवा दी। मतलब मेरे डॉक्टर के थ्रू ही उनका ट्रीटमेंट काफ़ी अच्छा हुआ, वो ठीक हो गए। उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया, ठीक है, मैं ये डिनाई नहीं करूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे पैसा जोड़ना उन्होंने सिखाया। मैं तो जो सैलरी आती थी घर में अच्छे बच्चों की तरह दे देती थी मम्मा को कि ये लो, ठीक है, खर्चा चलाने के लिए। लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि जब बैड टाइम आएगा तब क्या करोगी, तब कहाँ से, हर बार लोन लेके तो नहीं काम चलेगा। तो उन्होंने मुझे अपने लिए जोड़ना सिखाया, अपने ऊपर थोड़ा खर्चना सिखाया कि अपने आप को मोटिवेट करो, सेल्फ इंडिपेंडेंट तो हो ही हो, थोड़ा अपने आप को भी बूस्ट करो, ठीक है, जाके तुम्हारा और मुझे लगता है कि मैं 30,000 अर्न करती थी उस समय, जिस समय मुझे थे। मैंने जॉब स्वैप करनी थी और उन्होंने मुझे बोला कि जब आप इंटरव्यूअर के सामने जाओगे तो आप बोलना 60,000। मैं कहा नो, जॉब चली जाएगी मेरी। कहते नहीं, आप बस बोलना, क्योंकि आपके अंदर है वो वर्थ, आप बोलना। और मैंने बस उन पे ट्रस्ट करके सच्ची में मैंने 60,000 बोल दिया। और मैं अंदर से सोच रही थी अगर जॉब चली गई ना कि मेरा क्या होगा। एंड उन्होंने भी हाँ कर दी 60,000 में। तो वो मेरे पे बहुत ट्रस्ट करते थे, उनको मेरे पे बिलीव बहुत था। वो बोलते थे कि आप बहुत, आपके अंदर जो क्वालिटी आपको नहीं पता। तो मैं धीरे धीरे उनकी तरफ अट्रैक्ट होती गई। और हमारे लिए रिश्ता देखने जाते थे, जब मैं shaadi.com पे प्रोफाइल बनाया मैंने खुद ही, तो मैं मम्मा पापा उनको ही लेके जाते थे साथ में कि चलो रिश्ता देख के आते हैं, कि हमें तो नहीं समझ में आएगा लड़का, तो आप देखना है ना। तो जाते थे और मेरे पापा के मुंह से निकल गई थी बात एक दिन कि भाई उनका नाम था परम, कि परम तुम दोनों आपस में क्यों नहीं कर लेते, आप इतना अच्छा समझते हो उसको, तो तुम दोनों ही क्यों नहीं कर लेते। पता नहीं क्या हुआ, वो कहते ना कभी ऐसे फील नहीं आया था, लेकिन वो फील आ गया मन में कि हाँ यार ये भी तो हो सकता था। तो उनसे डिस्कस जब किया तो उन्होंने बोला कि मेरी कुंडली में मैरिज नहीं है। अच्छा। पता नहीं उन्हें किसी ने बोला होगा, एस्ट्रोलॉजर ने कभी। तो फिर हमने पूछा तो उन्होंने कहा हो सकता है कि हो, तो आप ऐसा करो कुछ टाइम वेट कर लो। तो मैंने कहा कि ठीक है, अब तो मैं इन्हीं के लिए वेट करूँगी। और हमारी फ्रेंडशिप थी, लेकिन हमारा कोई अफेयर नहीं था, ठीक है। और इस चीज़ की, इसी वजह से मैं इतनी प्राउडली मतलब इस नेटवर्क पे बात बोल पा रही हूँ। नहीं तो कोई भी लड़की अपनी ये बात शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया, ठीक है। एक फ्रेंडशिप थी, बहुत अच्छी दोस्ती थी हमारी, रिस्पेक्ट था दोनों के मन में एक दूसरे के लिए। फैमिली के सामने ही मिलते थे, आते थे, जाते थे। उसके बाद सब कुछ सेटल था, सारा कुछ था, हाँ शायद आगे जाके सोचेंगे, बट थिंग्स चेंज। फिर हम बठिंडा आ गए। अच्छा। नहीं, बठिंडा किमें आना हो गया फिर? बठिंडा ऐसे हुआ, वो भी कह सकते हो कि हम लोग नानू हाउस रहते थे अपने नाना जी के घर पे। तो मामा जी को ये था कि अब वो फ्लैट बेचना है, ठीक है। तो अब जैसे बिजनेस संभाल रहे थे मामा जी, तो उनको ये था कि अब ये फ्लैट बेचना है और कुछ और करना है, ठीक है। तो उस फ्लैट पे तुसी रह रहे थे? जिस फ्लैट में हम रहते थे, उससे 4-5 साल पहले मैं जब करने लग गई थी, मैंने बोला था अपने मामा को कि हम अपना घर ले लेते हैं, लोन लेके, छोटा सा ही घर ले रहे थे कि एक ले लेते हैं। मुझे ये था कि पता है कि भी कभी ना कभी तो ये फेज़ आएगा लाइफ में। बट मेरे मामा उस समय नहीं, मेरी दीदी छोड़ के नहीं जाएगी, इमोशनल हो गए थे और मेरी मम्मी इमोशनल हो गई थी और हम नहीं निकले। लेकिन सडनली मेरे मामा ने हमें बोला कि हमें तो करना है, खाली फ्लैट बेचना है। फ्लैट, फिर बहन बेकार होगी? बहन बेकार हो गई। मतलब पता नहीं है, मैं ये डिनाई नहीं करूँगी, उन्होंने बहुत साल हमें वहाँ रखा, लेकिन मेरे मम्मी पापा ने पूरा उस घर को कंट्रीब्यूट भी किया, उनके घर की पूरी देखभाल किया, उनको संभाला करा, घर पूरा देखा रेखा। उनका कोई भी आता था, वो बिज़नेस था उनका वीज़ा का, तो जो भी क्लाइंट्स आते थे उनको खाना पानी देना, सब कुछ करना मेरी मम्मी ने पूरा काम किया, कोई कसर नहीं छोड़ी, ठीक है। हमारे को पहले 2 BHK वाला फ्लैट दिया, धीरे धीरे हमें 1 BHK में शिफ्ट कर दिया गया ऊपर वाले में, कि 2 BHK वाला हमें चाहिए, सब कुछ ठीक था। फिर उन्होंने बोला कि हमें देना है, और कहते हैं ना अगेन दांत के नान की लड़ाई में बच्चे फिस गए। तो मेरे ताया जी ने पापा को ऑफ़र दिया कि बठिंडा आ जाओ, BCL इंडस्ट्रीज़ में मेरे ताया जी की वर्क है, तो वहाँ पे आपको जॉब देंगे। तो मेरे पापा मैं तो अब अपने भाई की सुनूंगा, और सबका काम छुड़वा के
मेरे ब्रदर का, मेरा, मैं तो चलो 1 महीने बाद आई थी क्योंकि मैं वर्किंग वुमेन हॉस्टल में रहती थी, और भाभी मेरे पार्लर रन करते थे। सब छुड़वा के हम पूरा सब कुछ लेके यहाँ गए। तो फिर ज़ीरो से स्टार्ट किया। ज़ीरो में मतलब पापा की सैलरी थी 8000, और 8000 में सब कुछ करना था। पहले तो पापा ने बोला मैं कर लूँगा। किहड़े साल दी गल? ये हम आए हैं 2014। 2014 ਚ ਤਾਂ 8000 कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं था, है ना, सिर्फ रेंट था हमारा 8000 डीडी मित्तल टावर्स का। फिर उसके बाद चलो आ गए, क्योंकि पापा के लिए, पापा की बात मानना ज़रूरी था, क्योंकि अभी नानकों से ऐसा हो गया तो दादकों पे जाना ज़रूरी था। ठीक है, हम आ गए यहाँ पे, सेट हो गए। 1 महीने बाद पापा ने मुझे भी बुला लिया कि नहीं हमारा मन नहीं लग रहा, तू आ जा। मैं अपनी जॉब छोड़ के वहाँ से मैं भी आ गई यहाँ पे जॉबलेस। 60,000 वाली जॉब छड़ी, सब कुछ छोड़ के यहाँ आ गई। अच्छा फिर परम नाल ब्रेकअप किया? परम नाल की परम से क्या हुआ, परम जब हम बठिंडा आए तो परम का कोइंसिडेंटली तभी जो है कनाडा का प्लान बन गया जाने का। उनकी सिस्टर ने स्पॉन्सरशिप दी। कहते ना सारी तारें जुड़ रही थी। स्पॉन्सरशिप पहले भी आती थी लेकिन कभी हुई नहीं थी, लेकिन उस साल पता नहीं कैसे वीज़ा लग गया। ठीक है, और परम को कनाडा जाना पड़ा। ठीक है, परम वहाँ कनाडा चले गए, और ये डील थी हमारी कि मैं वहाँ से तेरे को स्पॉन्सर लेटर भेजूँगा कि तू वहाँ आना। इस डील पे वो चले गए, मैं यहाँ आ गई। मैंने यहाँ पे स्कूल में, सनावर स्कूल में एज अ कोऑर्डिनेटर ज्वाइन कर लिया। ट्यूशन स्टार्ट कर दी अपनी दिनें। फिर दोबारा वही वाला फेज़ आ गया जहाँ मैं फैमिली को सपोर्ट करने लग गई, फैमिली रन करने लग गई। मैंने काफ़ी अच्छा काम किया, मतलब अपना स्टैंड किया अपने आप को यहाँ पे। पापा ने जॉब थोड़े टाइम में छोड़ दी, नहीं पापा को सेटल आया, और भैया ने भी मामा के साथ वीज़ा का काम स्टार्ट कर दिया। तो रोज़ सुबह जहाँ से गंगानगर जाना, गंगानगर से बस पे, फिर वापस यहाँ आना, फिर दिल्ली जाना। बहुत ज़्यादा संघर्ष किया मेरे ब्रदर ने भी, मतलब सिर्फ एक गलती की वजह से हमें लगता है कि हमने बहुत सफ़र किया। मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में जॉब ली आए सी, वो भी नहीं वो भी छोड़ दी। और मैंने बोला था स्टार्टिंग में ही कि दुनिया माड़ी नहीं होती, अपने माड़े होते हैं। ये मेरे साथ हुआ है, एक्सपीरियंस है। नहीं, ऐसे अपने भी हैं जिन्होंने बहुत कुछ किया है, वो भी मैं बताऊंगी अभी। ठीक है, वो एक इंसिडेंट हुआ हमारा बठिंडा में ही। अच्छा, सितंबर में परम ने मुझे बोला कि मैं आपको ऑफर लेटर भेजूंगा। मेरा ये था कि मैं दिसंबर तक चली जाऊंगी। मैंने आइल्स दिया, मेरा 9 बैंड आया, प्रॉपर पूरा 9 बैंड आया, मेरा क्लियर हो गया, पेपर्स लगा दिए, सब कुछ हो गया। मैंने जाना था। 12 अक्टूबर को मेरे मामा की 25th एनिवर्सरी थी। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक थी तो मैं कहीं किसी फंक्शन में नहीं जाती थी, लेकिन मेरे को बहुत प्रेशराइज़ किया कि अब तो शायद कनाडा चली जाएगी, तो ये लास्ट फंक्शन हो सकता है जहाँ तू सबसे मिले, तो आप चलो। मेरे को बहुत प्रेशराइज़ किया और मैं चली गई। मतलब इमोशनल हो जाते हैं हम लोग ना, तो मैं चली गई। जाने के बाद वहाँ पे हमारा फंक्शन बहुत अच्छा रहा, सब कुछ अच्छा रहा, सब कुछ हो। उस रोड पे, जिस रोड पे सुबह से लेकर शाम तक मेरे ब्रदर ने शायद 10 से 15 राउंड्स लगा लिए होंगे। एंड मेरा ब्रदर जो है बहुत अच्छी ड्राइविंग करता है, ट्रांसपोर्ट का काम था, मणिकरण जैसी ड्राइविंग भी वो कर लेता था अकेला, और मतलब उसकी ड्राइविंग को सब सल्यूट करते थे। अनफॉर्चुनेटली लेट नाइट हम निकल रहे थे सारे, जब घर की तरफ आ रहे थे तो मेरे मामा जी की गाड़ी पीछे रह गई थी। तो मेरे ब्रदर ने ऐसे टर्न करके देखा कि मामा कहाँ रह गए, अंधेरा बहुत है, ऐसे टर्न करके देखा, और आगे जो है वो गड्ढा आ गया बहुत बड़ा, राइट। उसमें पानी था, पता नहीं चला, गाड़ी का टायर उसमें फंसा। टायर फंसने के बाद ब्रेक पे टायर देने की जगह गलती से रेस पे पैर चला गया, और गाड़ी जो है 3 टर्न ले गई और 3 पलटी मार गई। गाड़ी के नीचे से निकलता हुआ मेरा ब्रदर पेड़ के ऊपर जाके झाड़ियों में, जंगल पूरा, और मैं भी वहीं पे। मम्मा और सब गाड़ी में दब गए, गाड़ी उल्टी हो गई, और जाको राके साइयाँ वाला बात हो गया कि मेरे पापा को बिल्कुल झरीटें आई थोड़ी बहुत उसी गाड़ी में। और मेरी सारी फैमिली में थे हम लोग। मेरा नेफ्यू था मेरे साथ, गोदी में बैठा था, उसका कोट जो है दूसरी गाड़ी में रह गया था, और वो उतर के भाग गया कि बुआ मैं तो उधर जा रहा हूँ। वो जाको राके साइयाँ वाली बात हो गई। ठीक है, फिर हमको एक्सीडेंट हो गया, विलेजर्स ने वहाँ से हमें उठाया करा। ठीक है, मतलब ये गंगानगर में हुआ। अब मैं एक बात बोलूँगी, हो सकता है जब मेरे रिश्तेदार ये सुनेंगे तो उनको बहुत बुरा लगेगा कि ज्योति ने ऐसी बात सोशल इतने बड़े नेटवर्क पे बोल दी, लेकिन ये फैक्ट है, वो आवाज़ मेरे कान में आज तक है। जब आप किसी भी इंसान को सड़क से उठाते हो, खून से लथपथ होता है वो इंसान, आपके दिमाग में पहला क्या आता है कि इसको हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। बिल्कुल, हाँ, लेके जाइए। वो एक आवाज़ थी कि इनको वाइट गाड़ी में डाल दो।
है ना, किसी ने बोला इनको उठा के वाइट गाड़ी में डाल दो क्योंकि हाथ पैर सब मुड़ चुके थे। तो पीछे से एक आवाज़ आती है कि नहीं नहीं ये नई गाड़ी है, दूसरी गाड़ी में डाल दो। अच्छा, अब वो आवाज़ मेरी अपनों की थी, नाम नहीं लेना चाहूँगी फिर बुरा, बहुत ज़्यादा बुरा हो जाएगा, लेकिन उनको समझ आ गया होगा जिनके लिए मैं बोल रही हूँ ये चीज़, उनको बहुत अच्छे समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। कारनामे से उनकी नई कार थी, 25वीं सालगिरह पे उन्होंने नई गाड़ी ली थी वाइट रंग की, तो सीटें कवर नहीं लगे थे अभी, तो उस पर खून लथपथ बॉडी नहीं जा सकती। जेन पता नहीं ऑल्टो छोटी सी गाड़ी थी जिसके गेट खोल के चारों हमें लटका के लेके गए हॉस्पिटल में। पैर लटक रहे हैं बाहर गेट पे, बैठा नहीं जा रहा, मोड़ तोड़ के बिठाया गया गाड़ी में। थोड़े रिलेटिव नाल ही मतलब रिलेटिव साथ थे, कहते हैं शायद हमारी फैमिली पे ही आई थी वो। हाँ, कार ਤੁਹਾਡੀ ਦਾ एक्सीडेंट ਹੋਇਆ, हाँ, पिछे ਤੁਹਾਡੇ रिलेटिव पूरी गाड़ी वैनिश हो गई थी, सब कुछ चूरा हो गया था, कुछ नहीं था गाड़ी में। हॉस्पिटल ले जा गया, फर्स्ट एड के लिए चलो आप ले गए लोकल हॉस्पिटल में, पास में जो था वहाँ ले गए, हड्डियों के डॉक्टर के पास। ट्रीटमेंट हुआ, जब ट्रीटमेंट के लिए लेके गए वहाँ पे, तो मेरे मन में बस एक ही चीज़ चल रही थी कि वो खर्चा, मतलब एक इंसान को लगी है, मैं भी पूरी, मेरा राइट लेग पूरा टूट चुका था, लेफ्ट हैंड टूट चुका था, मेरे कांटे सारे थे फेस पे। एक इंसान को लगी है, उसके दिमाग में आना चाहिए कि यार मेरे को कहाँ लगी, मेरे को आई उई कुछ निकलना चाहिए। वहाँ से मेरा भाई की आवाज़ आ रही है ज्योति ज्योति, मम्मी की आवाज़ आ रही है ज्योति ज्योति। वो आवाज़ें मेरे, मतलब आज भी मैं वो दिन याद करती हूँ, मुझे लगता है कि बहुत बहुत ज़्यादा अभी भी मेरे को वो चीखें डराती हैं। तो बहुत ज़्यादा ब्रेव हो, इसलिए तो भगवान ने बहुत टेस्ट लिए हैं, बहुत ज़्यादा टेस्ट लिए हैं भगवान ने। मेरे खुद दे लोग कंडे खड़े हो रहे हैं थोड़ी स्टोरी सुन रही है। तो फिर डॉक्टर को मैं बोल रही हूँ आप मुझे छोड़ दो, मैं जैसी हूँ वैसी छोड़ो, आप उनको देखो। सबसे पहला थॉट क्या आया, जितनी ज्वेलरी पहनी हुई थी फटाफट से उतार के अपनी मासी के हाथ में दी, अपना ATM कार्ड दिया, पिन बताया कि भी मुझे कुछ हो जाए तो ये सारा सिस्टम है। मैं जानती हूँ अपने रिश्तेदारों को कि मेरे को जिसने इन्होंने आज तक नहीं किया तो इसमें क्या करेंगे, कर भी देंगे तो कितना ही करेंगे, है ना। कि कोई अगर बोझ समझ के इलाज कराएगा तो फिर वो कैसा ही कराएगा। मैं पूरा, मतलब मेरे मामा जी को मेरी सेविंग के बारे में एक चीज़ पता थी, उससे पहले मैं अपने मामा जी से सब शेयर करती थी, ठीक है। उनको पूछती थी मैंने ये किया वो किया, कहते ऐसे जोड़ है ना, सपोर्ट भी करते थे, ऐसी बात नहीं, समझाते बहुत थे, बहुत अच्छा गाइड करते थे। तो उनको पता था कि मेरे पास पैसा है जितना है, मैंने सब दे दिया। उसके बाद हमें ट्रीटमेंट ले गए, सब कुछ किया। मेरे ब्रदर पे ये लगाया एलिगेशन कि तो एम ही चीखे जा रहा है। अच्छा, उसको दर्द हो रहा है, चीख रहा है वो, ये तो ऐसे इसने ड्रिंक की, जैसे पार्टी में ड्रिंक, कितनी ड्रिंक कर ली होगी, जो ड्राइव कर सकता है वो ड्रिंक, मतलब तुमने ही जितनी कराई उतनी की होगी। अगर तुम्हें लग रहा था इतनी ड्रिंक तो तुम्हें ड्राइव क्यों करवाया। पर बस ये इल्ज़ाम लगा के कि ये तो ऐसे चीख रहा है, नशे में चीख रहा है, जबकि वो एक्चुअली उसको बहुत दर्द हो रहा था। उसको एम ही प्लास्टर बांध दिया गया, उसका कहा कि लिगामेंट टूट गए हैं नी के, ऑपरेशन होना है, लिगामेंट्स है, नॉर्मल सी बात है, ठीक हो जाएगा, ठीक है। मेरा एक कज़न और था, वो भी गाड़ी के नीचे आ गया था, उसके लंग्स प्रेस हो गए थे, वो भी फाइनेंशियली बेचारे बहुत वो हैं। तो उनका, मेरे फैमिली को, उनको रिलेटिव्स को डर हो गया कि इसको कुछ हो गया तो उसकी फैमिली ने हमें छोड़ना नहीं है, तो उसको फटाफट से बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, महंगे वाले हॉस्पिटल में, कज़न को, और उसको ठीक, वो 2 दिन में घर पे। यहाँ हम चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हमें कोई नहीं लेके गया बड़े हॉस्पिटल में। उसी आप मैम हॉस्पिटल में आपको बताऊं, मतलब ना सिर्फ बेड लगे हुए हैं एक ही जगह, और ऐसे स्ट्रेचर ले जाने की जगह नहीं, धक्का मार के स्ट्रेचर ले जाना पड़ेगा। कैमराज है, लाइटिंग नहीं है, यहाँ तो कूल AC में से चूहे निकल रहे हैं, ऐसा वाला हाल था वहाँ पे, ठीक है। ऐसे एक्सीडेंट केस होवे ते बंदा है ना, चलो फर्स्ट एड के लिए ले जाओ आप, ठीक है, इमीडिएटली आप ले जाओ कि पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन बाद में आपको शिफ्ट करना चाहिए, तो वो नहीं किया। सर्जरी हो गया, मेरा सर्जरी हो गया, मम्मा का हो गया, उथे तीनों का, मम्मी का भी, मेरा भी और भैया का, तीनों का सर्जरी हो गया। हम तीनों एक ही ICU में लेटे हुए हैं। मेरी नज़र जस्ट जैसे मुझे कॉन्शियसनेस आई, मैं वापस होश में आई, तो मेरी नज़र भाई के थंब पे गई, वो बिल्कुल काला हो चुका था। मैंने पूरी ज़िंदगी ये देखा था कि काला तब होता है इंसान का पैर जब उसमें ब्लड सर्कुलेशन ना हो रहा हो, क्योंकि मेरा प्लास्टर लगता था, डॉक्टर मुझे यही समझाता था कि बेटे अगर नेल काला होने लग जाए ना मुझे बता देना, तो मुझे ये चीज़ पता थी। तो मैंने ना आवाज़ लगाई, सिस्टर
और सिस्टर आई, उसने देखा, मैं कहा हाँ कुछ गड़बड़ है, भाई के पैर में चेक करो। उनने फटाफट से कर्टन कर दिया आगे, डॉक्टर आया, चेक करा। मेरे को आके डॉक्टर बोलते हैं कोई बात नहीं ज्योति, फिक्र नहीं करो, ये ना बस थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई है, जैसे आपका पैर है ना साथ रहेगा लेकिन कमज़ोर रहेगा। मैं कहा कुछ होगा तो नहीं? नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आप बस फिक्र मत करो, ऐसा करके। और हमें नहीं बताया कि उसकी गैंग्रीन हो चुकी थी। गैंग्रीन मतलब पूरा नर्व ब्लॉकेज हो चुका था। ऑपरेशन करते हुए उनसे कोई गलत नर्व दब गई अंदर, और वो उन्होंने प्लास्टर टाइट बांध दिया, और उन्होंने उस चीज़ का रियलाइजेशन ही नहीं किया। जो हड्डियों का डॉक्टर है वो नसों का कैसे इलाज कर सकता है? फिर उसको कहा फटाफट से फोर्टिस में शिफ्ट करना है, लुधियाना, ठीक है। जो कम बढ़ गया, उसमें मुझे पूछा कि ले जाएं, मैंने कहा ले जाओ, क्योंकि मेरे से ही डिसीजन लेते थे कि ये जो बोलेगी करेंगे, क्योंकि कल को कुछ हो गया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अगेन किसी को नहीं लेनी थी, एक्सीडेंट में भी नहीं लेनी थी। तो लेके गए वहाँ पे, आप मैम किसी को लेके गए हो, डॉक्टर बोल रहा है कि बहुत इमरजेंसी है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, आपका काम क्या होगा? आपके पास बहुत पैसा है, आप क्या करोगे? करो फटाफट। है ना? वहाँ मुझे कॉल आता है 1 लाख रुपए जमा कराओ, ऑपरेशन है। मैं बेड पे लेटी हूँ, आईसीयू लेटी हूँ, मैं हिल भी नहीं सकती। मेरे फ़ोन की स्क्रीन क्रैक हो चुकी है कि मैं फ़ोन पे चला लूँ या इंटरनेट चला के कुछ पेमेंट कर दूँ। और मेरे जो रिलेटिव्स के कुछ रिलेटिव्स आगे आए थे, उन्होंने आके ऑफ़र किया कि हम दे देते हैं, तो उनको शो किया, नहीं 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 हम क्यों लेंगे, और आप इधर मुझे बोल रहे हो कि ज्योति 1 लाख रुपए ट्रांसफ़र करो। और मैंने यहीं पे, ये मेरे अपने थे जिन्होंने मुझे कॉल किया, और मेरे स्टूडेंट था अरमान, उनके फादर को मैंने रात को 1 बजे कॉल किया कि अंकल ऐसे ना मुझे पैसे चाहिए, मुझे ब्याज पे दिला दो। उन्होंने कहा बेटे हुआ क्या? मैं कहा ऐसे हो गया। उन्होंने कहा बेटे मुझे बता कहाँ ट्रांसफ़र करने हैं। उन्होंने रात में 1-1:30 बजे 1 लाख रुपए फटाफट से हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र किए। ये वो एग्जाम्पल है जो जिसके बच्चे को मैं पढ़ाती हूँ, और पढ़ाते हुए मुझे लगता है सिर्फ 6 महीने हुए थे, इतना भी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं था, लेकिन उनको ये पता था कि ये लड़की क्या है, कैसे कर देगी पूरा, है ना। उन्होंने इमीडिएटली ट्रांसफ़र किया, और फिर नेक्स्ट डे कॉल आया, बता कितने पैसे और चाहिए। इस तरह से मैंने अपनों और उनमें फ़र्क देखा है। मतलब वो ना वहाँ पे चौपाल लग जाती थी दाँत के नानके की, ये नानके करा रहे हैं ट्रीटमेंट, ये दाँत के करा रहे हैं ट्रीटमेंट। अरे आप लोगों के वजह से हम सफ़र कर रहे हैं, मेरे ब्रदर ने सफ़र किया है उसकी वजह से। वहाँ पे ऑपरेशन करा दिया, फिर आता है डिस्चार्ज। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तब मैं रो रही थी मामा के आगे कि मेरे पास तो लेफ़्ट लेग भी नहीं है, अब राइट भी गया मेरा। तो मेरे मामा ने कहा नहीं फ़िक्र ना कर, तू मेरी बेटी है, तेरे को मैं चला के भेजूँगा यहाँ से। मैं कहा मामा बस ये कर देना, सारी ज़िंदगी आसान नहीं भूलूँगी। और मैं विश्वास कर रही थी। मेरे मामा तो चले गए मेरे ब्रदर के साथ वहाँ पे लुधियाने। डिस्चार्ज की बात आई तो मामी जी पलट गए कि मेरे बेटे का 10th का बोर्ड का एग्ज़ाम है, मैं नहीं ले जा सकती। मैंने नर्स अपॉइंट कर ली जो मेरे साथ 24 घंटे रहेगी, फिर भी मैं नहीं ले जा सकती। और रात को 7 बजे डिस्चार्ज हो रहा है, और हम दोनों माँ बेटी के पास कोई जगह नहीं है जाने की। आप सोचो। थोड़ा टाइम पहला ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਸੇ ਘਰ 'ਚ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਮੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। और मैम उनके फंक्शन में मैंने एंकरिंग की, उनके फंक्शन में मैंने 4 चांद लगाए, सारा कुछ मैंने किया उनके फंक्शन में, उनकी प्रिपरेशन वगैरह से कहते हैं ना, मतलब उनके फंक्शन की अगर आप वीडियो उठा के देख लो, हाँ उनके फंक्शन में गए थे। और वो मुझे जानती हैं, अच्छे से जानती थी कि ये कर लेगी, ये नहीं किसी के ऊपर बोझ बनती, लेकिन फिर भी। और उन्हीं के बेटे का उनके बेबी हुआ था, बेटा जो हुआ था वो 10 साल बाद हुआ था। मेरी मम्मी ने मेरे 10th के बोर्ड छोड़ के उनके घर जाके काम वाली की तरह काम किया जब उनकी डिलीवरी होने वाली थी, और उसी बहन को रखने के लिए उन्होंने मना कर दिया रात बरात। और बातें क्या बनाई, ज्योति तो ऐसे बोलती है, ज्योति वैसे बोलती है। ज्योति सीधा बोलती थी, बस इसलिए बुरा लगता था, और कुछ नहीं बोलती थी ज्योति। ज्योति ने हाथ नहीं जोड़े, ज्योति ने मिन्नतें नहीं की, इसलिए ज्योति बुरी है। सिर्फ ज्योति ने ये कहा कि भाई आपका फ़र्ज़ है, बस आपका फ़र्ज़ रियलाइज़ कराया तो आपको बुरा लग गया। उसके बाद चलो जी, मेरी वहीं पे एक और अपने थे, मेरी बुआ अबोर में रहते हैं। मतलब बुआ बेटियों के घर में नहीं होता ऐसा, है ना, कोई मेरा ताया चाचा ले जाता तो सब में आता। मेरी बुआ ने स्टैंड लिया और मेरे फूफड़ जी ने बहुत सपोर्ट किया कि लेके आओ यहाँ पे। 7 बजे हमें एम्बुलेंस में वहाँ लेके गए उन्होंने। मतलब मैं कहती हूँ कि अगर वो नहीं होते तो मैं एक्सीडेंट के बाद नहीं होती। उन्होंने खुद, उनकी बहू ने, उनके बेटे ने, उनके हस्बैंड ने हमारी जो सेवा की है ना मैम,
मतलब वॉशरूम से लेकर बेड पे जो जो इंसान को चाहिए हो सकता है, हम दोनों मम्मी और मैं बिल्कुल बेड पे लेटे रहते थे सीधा, कोई कुछ नहीं हिल सकते थे हम। हर चीज़ में, मंथली प्रॉब्लम्स हो कुछ भी हो, वो उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, मेरी कोई भी कसर नहीं छोड़ी उन्होंने मेरे को। बहुत, मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ। मुझे लगता है बेटियों वाला एग्जाम्पल बहुत सेट होता है कि अगर मेरी बुआ नहीं ऐसा करती तो हम नहीं होते यहाँ, ठीक है। और मेरे फूफड़ जी ने, उनकी खुद की बहुएं नहीं करती हैं कि आपका रिश्तेदार आप संभालो, लेकिन उन्होंने संभाला हमें। उन्होंने पैसे की तरह पानी बहाया हमारे ऊपर, और फिक्र केयर, रात बरात उठ के पूछना, दवाई का ध्यान रखना, खाने पीने में कोई कसर नहीं छोड़नी, ये खाओ वो खाओ, पूरा खड़ा किया। 10,000 की काम वाली लग रखी है हमारे लिए काम पे कि जो सारा कुछ संभालेगी इनका, कोई कमी नहीं छोड़ी। वही देखो, हर फेज का एग्जाम्पल है, वही अपने इधर है और वही अपने इधर है। मैं तो ये कहूँगी कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये कौन आपका मामा है, चाचा है, बुआ है, मासी है। जिसने करना है, जो इंसान अच्छा है ना वो कर लेगा। जिसके मन में खोट है, चाहे वो बिलीनियर हो, वो नहीं करेगा। ये मैंने देख लिया। पैसा सब कुछ होता है, लेकिन पैसे से आप दिल नहीं बना सकते। पैसा हो तो ले आओगे, लेकिन दिल नहीं ला पाओगे। वो पैसे के साथ दिल नहीं मिलता। ਹਜੇ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ हाँ, ब्रदर आ गया, ब्रदर डिस्चार्ज हो गया, उसको भी वहीं रखा गया। ਉਹਨਾਂ ਦੇ पैर भी ਕੱਟੇ। अभी नहीं काटे थे, अभी वहाँ से ले आए, फिर भी आके वो दर्द कर रहा है, ठीक है, फिर भी दर्द कर रहा है। फिर उसको मैक्स बठिंडा में लेके आए, इन्होंने बोला कि भाई पैर को काटना पड़ेगा। अच्छा, मैं एक सबसे घर की सबसे छोटी बेटी, मेरे ताए चाचे सब बड़े बड़े हैं घर में, मामा चाचा। अब किसने डिसीजन लिया? अब दांतों की वजह से मैक्स में आया भाई बच्चा, तो अब दांत के डिसीजन लेंगे। अच्छा। डिसीजन कैसे चेंज हो रहे हैं। और ज्योति को पूछा जा रहा है, बेटे पैर कटवा दे। मतलब एक लड़की जो खुद ऐसी स्टेज में है, जिसका खुद पैर ऐसा है, वो कैसे बोल दे कि हाँ मेरे भाई का पैर कटवा दो। और वहाँ पे भी कोई जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है कि ज्योति बताएगी तो मेरे पर बोझ कि मैं अपनी भाभी को क्या जवाब दूंगी, उसके बच्चों को क्या जवाब दूंगी। हैगा ही बहुत औखा डिसीजन सी, लेकिन मेरे को ये था कि सबने मेरे पे छोड़ दिया था कि यही बताए, मुझे लेना पड़ा। बहुत बहुत मुश्किल से लिया। मुझे बस ये था कि भगवान ये ना हो कल को पता चले कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, मैं कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी अपने आप को। डिसीजन लिया, पैर नी के नीचे तक काट दिए गए, एंकल काट कर दिए गए। फिर भी ब्रदर को आराम नहीं आया। मैक्स ने बोल दिया कि इसको पीजीआई ले जाओ। उनके अकॉर्डिंग तो पूरे पैर जाने ही थे। फिर पीजीआई लेके गए, मतलब तब दिमाग काम किया लोगों का कि पीजीआई ले गए। पीजीआई लेके गए। पीजीआई में जाने से पहले भैया ने बोला ज्योति से मिलना है, मेरे को स्टैचर पे भैया से मिलाया गया। मतलब कहते हैं ना, भाई के लिए सिस्टर माँ हो सकती है, वो एक एग्जांपल हूँ मैं अपने ब्रदर के लिए, और उसने मुझे वो माँ का दर्जा दिया है। स्टैचर पे लेट के मैं उससे मिली और मुझे वो बोल रहा है ज्योति मैं जा रहा हूँ। मैं कहा नहीं तू वापस आएगा, ठीक है। उसके बेटे को मिलाया, दिखाया कि पापा जा रहे हैं ऐसे करके। पीजीआई गए। पीजीआई ने एक ही बात बोली कि आप पहले दिन ले आते तो हम बचा लेते। फिर भी पीजीआई ने बहुत कोशिश की, 10-15 दिन रखा। वो वहाँ चीखता था, रोता था, मेरे पापा वहाँ रहे साथ में, फिर भी कोई रिश्तेदार उनके साथ नहीं रहा। मेरी बुआ जाती थी, फिर भी जाते थे, मिलके आ जाते थे, लेकिन मेरी बुआ वहाँ रुकती थी, पाठ करके आती थी, उसको मोटिवेट करके आती थी, नहीं दीपक तू कर लेगा। उसके बाद पैर का जो है ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी हो गया, काटना बहुत ज़रूरी हो गया। आज मेरा भाई जब भी उसे पूछना कहता है ज्योति मैंने ना धड़ाम की आवाज़ सुनी थी, ऐसे पैर ऊपर लटका के यूँ काट दिया, और दोनों पैर। कहता मुझे पहले आवाज़ आई ढा, फिर एक और आवाज़ आई ढा। सोचो एक बच्चे के लिए कितनी बड़ी चीज़ होगी, और वो तब भी अपने मामा को याद कर रहा था। हॉस्पिटल में अपने मामा को 12 अक्टूबर को हमारा एक्सीडेंट हुआ, 29 अक्टूबर उसने मामा को हैप्पी बर्थडे विश किया, उसी मामा को। आज भी अपने मामा का बहुत करता है, मैं नहीं करती, झूठ नहीं बोलूँगी, मैं तो जाती भी नहीं। मैं नानके नहीं जाती। उस दिन के बाद मैंने गंगानगर में पैर नहीं रखा, और शायद ना रखूँ, भगवान ना रखवाए मुझे, क्योंकि मेरे से मैं आज भी उसको याद करती हूँ, दर्द होता है। मैं वहाँ पहुँच गई तो पता नहीं मेरा क्या होगा। तो बस फिर हम घर आ गए। डीडी मित्तल ने बहुत सपोर्ट किया, बठिंडे है ना। तो मतलब मुझे नहीं पता था मेरे घर में राशन कहाँ से आता था, मुझे नहीं पता दवाइयाँ कहाँ से आती थी। पूरे सोसाइटी में रैंप बना दिए गए मेरे ब्रदर की व्हीलचेयर के लिए कि उसको मुश्किल ना हो। और एक एक ऑफिस, डीडी मित्तल का ऑफिस हो या वहाँ के स्टाफ हो, लेडीज़ ने किट्टी पार्टीज में पैसे इकट्ठे करके हमें दिए। मतलब मैं वो बोल रही हूँ कि शर्म ये आती है सोच के कि मेरे मामे चाचे
ताए इतनी बड़ी बड़ी पोजीशन पे सेटल्ड हैं और हमें चंदा तरह हमारे को चंदे से सेट किया गया। मतलब ये उनके लिए शर्म की बात है, हमारे लिए नहीं। ठीक है, मैंने लेटे लेटे मतलब पीजीआई से भैया आवाज़ें लगाता था, ज्योति से बात कराओ, वीडियो कॉल में उसको समझाती थी ठीक है हो जाएगा ऐसे ऐसे करके। मैंने लेटे लेटे ट्यूशनें पढ़ाई। एक बच्चा मेरे पीछे बैठता था, एक बच्चा मेरे आगे, ऐसे करके मेरे को बच्चे भी बहुत सपोर्टिव थे। और मैंने 10th का बैच अपना फर्स्ट क्लियर किया और बहुत अच्छा रिजल्ट भी आया। और मेरे स्टूडेंट्स की पेरेंट्स ने भी बहुत सपोर्ट किया। मैंने लेटे लेटे ट्यूशनें पढ़ा के मैंने उसके बाद धीरे धीरे सेट हुई। मेरे को लगता है 24 घंटे में भी कम ही कहूँगी, 24 के मैं 48 ही बना लेती थी जो मैं काम करती थी। रात को मैंने कनाडा में क्लासेस लेनी, सुबह उठते ही ट्यूशन्स लेनी, पूरा दिन एक लड़की के लिए अकेले विदाउट सिंगल आर्मी 100 बच्चे एक दिन में पढ़ाना बहुत मुश्किल है, मैंने पढ़ाए हैं। और उसके बाद एक एक पाई सबकी चुकाई है। और जब पाई चुका दी और अपना जीने लगी तो आज ज्योति को अकड़ू बोलते हैं। ज्योति में बहुत एटीट्यूड आ गया है, किसी बात से जीने नहीं, किसी भी तरह से नहीं, किसी भी तरह। और उसके ऊपर सोने पे सुहागा परम कि मैं सोच रही थी कि चलो मैं यहाँ तो हूँ लेकिन मेरी ज़िंदगी सेट होगी कहीं आगे। अक्टूबर से एक्सीडेंट हुआ, दिसंबर से तुसी जाना सी। दिसंबर में जाना था। परम को बोला मिलने के आने के लिए, तो उन्होंने बोला मेरा पीआर होना है, मैं नहीं आ सकता। चलो जी, हो गया, नहीं आए वो हो गया। एक्सीडेंट के दौरान उन्होंने वालों कोई सपोर्ट सी तानू? फाइनेंशियली मैंने सच बताऊँ कभी कोई सपोर्ट लिया भी नहीं था और ना ही था, मैंने कभी भी नहीं। मैं ये चीज़ बहुत फ़क्र से कहूँगी कि चाहे मेरे उनके लिए हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन फाइनेंशियली आज तक कभी सपोर्ट नहीं लिया, कभी भी नहीं। कुछ ऐसा कहो कि हाँ परम ने मुझे ये दिया हो। लेकिन फिर परम ने मेरी मम्मा को ज़रूर बोल दी थी एक बात फ़ोन पे कि आंटी फ़िक्र ना करो, मैं हूँ। अच्छा, माएँ क्या होती हैं, उन्होंने बोल दिया, मम्मी ने सबको बता दिया, सब रिलेटिव्स में। तो हौसला भी हो गया, हौसला भी हो गया भी बच्ची का ब्याह हो जाएगा, है ना। लेकिन चलो 7 साल निकल गए ऐसे बठिंडा में हमें। ठीक है, काम करते करते सबका कर्जा चुका दिया, अपना सेट हो गए। फिर परम को थोड़े से वहाँ क्राइसिस आए कनाडा में, उनको कोई लीगल इशू आ गया था। यहाँ बैठे बैठे मैंने उनको सपोर्ट किया, उनकी टिकट कराई, लॉयर कर हायर किया, सब कुछ किया। और मैं उनको मतलब अपने मन से तो हस्बैंड मान चुकी थी। ठीक है, तो मैं उनके लिए प्रे भी करती थी, सब कुछ करती थी। गुरुद्वारे साहिब जाना, चलिया नंगे पैर रोज, उनकी प्रॉब्लम दूर हो जाए सोच के, है ना, वो करा, सब कुछ करा। लेकिन जिस दिन परम यहाँ इंडिया में लैंड हुए वो मुझे मिलने ही नहीं आए। मतलब 13 साल जिस इंसान के लिए मैंने वेट किया, वो मैं आराम से आऊँगा, बाद में आऊँगा। अरे मैं कहती हूँ कि हमारे घर का कुत्ता भी होता है ना, अगर उसको चोट लगी और उसको हम 2 दिन बाद देखना तो हमारा मन करता है उसको देखें कि कितनी लगी थी। वीडियो कॉल पे आपने देख लिया होगा, सब कुछ कर लिया होगा, लेकिन एक पर्सनली रहता है कि देख के आए यार उस लड़की ने मेरे लिए किया है सब कुछ, और वो रुकी है। आने के बाद चलो परम सेट हो गए, मैंने बहुत हेल्प किया उन्हें फाइनेंशियली भी और हर तरीके से उनको सेट करने में मदद की। जहाँ उनकी फैमिली ने उनको सपोर्ट नहीं किया, मैंने पूरा सपोर्ट दिया, उनको सेट कर दिया, उनका सब कुछ हो गया। उन्होंने भी, मैं नहीं कहूँगी, मेरी सारी पाई उतार दी, दे दिया उन्होंने मुझे पैसे वापस अब मेरे। उसके बाद जब शादी की बात आई कि चलो अब शादी की, मैंने बोला कि चलो मेरे कहने पे, एक बार मेरे कहने पे पंडित के पास चलो। और जब पंडित के पास गए तो पंडित कहते हैं कि आपकी शादी तो इससे ही होनी है और ये ही है आपकी लाइफ में। अच्छा, आप सोचो, जब उसने ऐसे पंडित ने मुझे बोल दिया तो मेरे को तो लगेगा कि बस अब तो सब कुछ, क्योंकि एक यही चीज़ थी जो परम को रोक रही थी, अब क्यों परम मना करेंगे, है ना। लेकिन परम ने फिर कोई और रीज़न ढूंढ लिया करनी नहीं थी। वो धीरे धीरे मेरे लाइफस्टाइल पे, मेरी जो लाइफस्टाइल मैंने अपनी मेहनत करके कमाया था वो मैं कैसे छोड़ दूँ भाई। जिन बच्चों ने मुझे इतनी लाइफ लॉन्ग सपोर्ट किया, मैं उनको कैसे छोड़ दूँ। मेरे उस टफ टाइम में आप नहीं थे मेरे साथ, वो थे, तो मैं उनको कैसे छोड़ दूँ। उनका कहना था कि भाई जो बच्चे चले गए तो उनकी फैमिली से रिलेशंस क्यों रखे हुए हैं। अरे वो मेरी फैमिली बन चुके हैं, अभी मैं उनको नहीं छोड़ सकती। लेकिन कहीं ना कहीं वो इंडिकेशंस थे कि उनको मेरे पे ट्रस्ट इश्यूज हो रहे थे। वो ट्रस्ट इश्यूज ने मुझे ब्रेक कर दिया कि अगर मेरे 13 साल में लॉयल्टी नहीं प्रूव कर सकी तो मैं लॉयल्टी कहाँ से प्रूव करूँगी। फिर बस उनसे भी उन्होंने शायद पहला ये डिसाइड कर लिया सीगा भी कोई ना कोई बहाना मेरे ख्याल नाल उन्होंने चाहिए। एक्चुअली मैंने कहा ना, मैं शुरू से सोचती थी कि मेरे से क्यों कोई करेगा, वो मैं सही सोचती थी। लेकिन हम कहते हैं ना, बातों में आ जाते हैं कई बार हमारा इमोशनली वीक होते हैं। ये चीज भी ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ नहीं सही, पता नहीं मेरे लिए तो ये था। क्योंकि ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਮੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਕਈ ਵਾਰ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀਕ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਮਿਸਾਲ ਹੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ। परम मेरे ख्याल नाल बहुत अनलकी पर्सन हो गया। अनलकी मैम, लेकिन आज भी मैं सच्ची बोलूँ कि मैंने देखो जिससे किया बहुत दिल से किया है। मैं डिनाई नहीं करूँगी, मैंने अपना पार्ट का प्यार किया था और रिस्पेक्ट भी पूरी दी थी। आज भी मैं उनके फ़ोन से ब्लॉक्ड हूँ, लेकिन मैं कोई मेरे को अगर मन में ख्याल आता ना कभी सेपरेट को होता है कि यार मुझे वाइब्स आ रही हैं वो ठीक नहीं है, तो मैं कहीं ना कहीं से कॉल करके, क्यों नहीं हुई? मेरे को लगता है कि मैंने अपने हिस्से का कर लिया, अब मेरे से होगा नहीं दोबारा। बहुत लाइफ पे ही है नहीं, और मोर ओवर मेरी फैमिली को, मेरी फैमिली मेरे पे बहुत डिपेंडेंट है इस समय। इनको छोड़ना, मेरे बच्चे, मेरे नेफ्यू नीज में ना, अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि मैंने ना थोड़े टाइम पहले ही सोचा कि मैं एक बेबी अडॉप्ट करूँगी। चलो शादी तो दूर की बात है, बेबी अडॉप्ट करूँगी कि मेरी लाइफ में मेरे पास कोई मेरा कहने को होना चाहिए कि जिससे मैं कह सकूँ मेरा है। मैंने अपनी फैमिली को बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मुझे इंडिपेंडेंस दी। मुझे लगता है वो इंडिपेंडेंस उन्होंने इसलिए दी कि उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी थी, चाहे जो भी कह लो, लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने मेरे को इंडिपेंडेंस दी कि मैं जो अपनी लाइफ में करना चाहती थी मुझे करने दिया, रोका नहीं कभी। चाहे परम के लिए था या कुछ भी था, वो कोई भी रीज़न था उनका सपोर्ट करने का, लेकिन उन्होंने सपोर्ट किया। लेकिन यहाँ आकर उन्होंने ये बोल दिया कि नहीं, इन बच्चों का क्या होगा। उन्होंने एक बार भी मेरा नहीं सोचा, जिसके लिए मेरी बहुत फाइट हुई घर में कि यार मेरा क्या होगा, मैं किसको अपना कहूँगी, इन्हीं को कह लो। अरे इनको कह लूँगी और करती भी उतना हूँ, करती हूँ, मेरे बच्चे ही हैं वो। लेकिन मेरा नेफ्यू जो है आज 14 साल का है, उसको मैंने डिस्कस किया कि बेटे मैं अगर एक बेबी अडॉप्ट कर लूँ आपको प्रॉब्लम नहीं, बुआ आप करो, आपका भी कोई होना चाहिए। क्योंकि उसने मुझे देखा है बचपन से, अपने लिए भी करते हुए, मेरी फैमिली के लिए करते हुए, दुनिया के लिए करते हुए, तो वो उसने तक मुझे सपोर्ट किया कि आप करो। लेकिन मेरी फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया। मेरी मदर ने बोला कि भी मैं तो नहीं संभाल सकती। अरे मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, सिर्फ एक ये मांगा कि आप मुझे हाँ बोल दो। करने को तो देखो मैं उनकी हाँ के बिना भी कर सकती थी, लेकिन मैंने वहाँ उनको इम्पोर्टेंस दी। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि मेरे घर वालों ने मुझे लड़का बना के, कहते ना अपना वो कर लिया कि अब इसकी कोई खुद की विश नहीं है। ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਅਰਨਿੰਗ ਹੈਂਡ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਹਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਬੀ ਵੀ ਹੈ, ਮਦਰ ਵੀ, ਫਾਦਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਜਾਣੇ ਹਨਾ, ਸਹੀ ਹੈ। ब्रदर चलो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ नहीं कर सकता। ब्रदर को भी मैंने थोड़े पिछले साल आर्टिफिशियल लिम्स लगवा के दिए। अच्छा। पैर पूरे लगवा के दिए, ऑटोमेटिक व्हील चेयर दिला के दी। मतलब घर के अंदर मुझे लगता नहीं कि मैंने कोई अपना रोल छोड़ा हो। मेरे फादर को पिछले साल हार्ट अटैक आया तो अकेली अपने कज़न के साथ लेके चली गई थी दिल्ली, पूरा सर्जरी करवा के लाई अकेले, कोई किसी की सपोर्ट नहीं ली। एक मैं यहाँ पे मैंने अगेन मेरे साथ एक फैमिली जुड़ी। मेरा एक स्टूडेंट ही था, लेकिन आज वो मेरे को लगता है मेरा ब्रदर है मेरे लिए, ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर कह सकते हो, दूसरी मदर से। और वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये मेरे रिलेटिव्स को बुरा लगता है और लगता भी होगा कि एक जने को इतना, उसके नाम का, वीरा नाम का टैटू मैंने अपने हाथ में बनाया हुआ है, ठीक है, माँ का और वीरे का। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसने मुझे, जब मेरा परम वाला इंसिडेंट हुआ, छोटा है अभी, जब इंसिडेंट हुआ था वो 16 साल का था, उसने मुझे उस इंसिडेंट में मेरे को जज किया कि इस दीदी को ज़रूरत है किसी सपोर्ट की, और उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया। कहते हैं ना, माइंड डाइवर्ट करना, अच्छा हम ये करते हैं, अच्छा हम वो करते हैं, मेरे को 24 घंटे बिजी रखना, किसी ना किसी चीज़ में उलझाए रखना, मेरे को मोटिवेट करना। अरे वो आपके लायक ही नहीं था, अरे आप तो ये हो, आप तो वो हो, ऐसे कर करके उस बच्चे, सही कह रहे हैं, मैंने भी लगता है भी वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो बाद में बोलता था, दीदी मैं जब आपको ना बोल नहीं पाता था क्योंकि आप बहुत करते थे, लेकिन मुझे कभी भी वो पसंद नहीं था। तो उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मतलब अब कहते हैं ना, हर फेज पे मुझे किसी ना किसी की वजह से मैं स्टैंड हुई हूँ। एक्सीडेंट के बाद मैं अपनी बुआ की वजह से स्टैंड हुई, पहले मैं अपने नाना जी की वजह से स्टैंड थी, फिर मेरे डॉक्टर, मेरे टीचर, आज मैं हूँ तो मैं अपने हरदात वीरे की वजह से, क्योंकि वो एक बच्चा होके उसने मुझे उस डिप्रेशन से बाहर निकाला कि मैं बता नहीं सकती। मेरी फैमिली को भी नहीं पता मैं कितने डिप्रेशन में रहती हूँ, कैसे रहती हूँ। मुझे सर्वाइकल अटैक्स होते हैं, मैं रात को सो नहीं पाती, बीमार हो जाती हूँ तो पेरेंट्स का क्या काम है, और टीवी देखो और मोबाइल देखो। लेकिन ये नहीं समझ रहे कि एक लड़की के अंदर क्या क्या हो रहा होगा ना। आप फैमिली हो, मेरे घर में मैं 2 कपल्स देख रही हूँ, उनकी फैमिली देख रही हूँ। मेरे कज़न जो मेरे से छोटे हैं वो मैरिड हैं, उनकी फैमिली है अपनी, ठीक है। आप मुझे बोल देते हो कि तूने परम की वेट की इसलिए ऐसा हुआ, लेकिन
परम से पहले या परम के दौरान आपने क्या इनिशिएटिव लिया था? इनिशिएटिव तो किसी ने नहीं लिया। परम वाला इनिशिएटिव भी मैंने ही कहा कि चलो मैं वेट कर लेती हूँ, लेकिन ऐसा तो नहीं कि आपको रिश्ता लेके आया मैंने कहा कि नहीं बहुत अच्छा रिश्ता, मैंने मना कर दिया हो, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। रिश्ता जो भी आया, मैंने एक ऐसे रिश्ते को भी हाँ की जिनकी वाइफ एक्सपायर हो चुकी थी, मेरी मासी ने दिया था वो रिश्ता में, और उनका बेटा था। मैंने उस रिश्ते को भी बोला हाँ भाई मैं, क्योंकि मेरा बच्चों के साथ बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है, मुझे लगता है कि बच्चों से प्योर सोल कोई हो ही नहीं सकती। मैंने कहा हाँ मैं शादी करूँगी, लेकिन वो उन्होंने नहीं की। उसके बाद वो मेरा फॉल्ट नहीं था, मैं ऐसे रिश्ते के लिए भी रेडी थी मैं, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर इस बच्चे को मैं माँ दे सकती हूँ तो मेरे को क्या प्रॉब्लम है यार, मेरे साथ तो जो होना है वो हो गया, जितनी मेरी लाइफ निकलनी थी निकल गई, मुझे कोई अपने लिए वो था ही नहीं। लेकिन एंड ऑफ द डे मैं ये ज़रूर कहूँगी कि फैमिली लड़कियों को इंडिपेंडेंस देती है, लेकिन वहीं देती है जहाँ उनको ज़रूरत होती है। अगर इंडिपेंडेंस दी होती तो शायद मेरे को बेबी अडॉप्ट करने के लिए मना नहीं करते। तो लगता है भी स्वार्थ है कितने कितने बहुत है, वो मानते भी हैं, मना नहीं करते, वो मानते हैं कि हम सेल्फिश हैं। क्यों हैं? क्योंकि हमारे पास और कोई चारा ही नहीं है। देखो मैं उनकी तरफ से भी समझती हूँ, क्योंकि बचपन से लेकर उन्होंने मुझे संभाला, जो एक पैर ऐसा था। जब ज़िंदगी सेटल हुई तो मेरे भाई के साथ ऐसा हो गया, फिर उन्हें एक ऐसा बच्चा मिल गया, तो कहीं ना कहीं माँ बाप भी मेरे मजबूर हैं। लेकिन मैं जानती हूँ, मेरे को कहीं 1% जरूर लगता है कि उनको ये होना चाहिए कि हमारी लाइफ तो हो गई, हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। आज की डेट में अगर मैं रोती हूँ या कुछ करती हूँ, अपने आप को डाइवर्ट करती हूँ, तो उसके वजह तो फालतू सोचती है, लेकिन ये कभी नहीं सोचा कि क्यों सोचती है, क्यों वो मतलब मैं वर्कaholic हूँ, आप मेरा शेड्यूल देखो, सुबह से लेकर रात तक मैं बिजी रखती हूँ अपने आप को, डाइवर्ट रखती हूँ। अगर मैं 1 मिनट भी फ्री हो जाऊँ तो मुझे पता है मेरे आंसू टप टप होंगे। मुझे सारा कुछ, चाहे वो परम का इंसिडेंट हो, चाहे वो एक्सीडेंट हो, चाहे पूरी रिलेटिव्स हो, कुछ भी हो, मुझे आज की डेट में मैं सबसे एटीट्यूड वाली लड़की कहलाती हूँ अपने फैमिली में। क्यों? क्योंकि मैंने सबकी एक एक पाई चुका दी मेहनत करके, और मैं अपना जी रही हूँ, अपना खा रही हूँ, किसी के आगे हाथ नहीं कर रही हूँ, इसलिए मेरे में एटीट्यूड है। बचपन तो लैके हुण तक खुशी कदे महसूस की? मुझे लगता है इतना सारा कुछ दिया, उसमें खुशी पता नहीं चली कहाँ गई। हाँ, बच्चों के साथ जब होती हूँ तब बहुत खुश होती हूँ, बस। तुसी स्कूल भी आगे चला रहे हो। हाँ, वो ही मेरे को लगता है कि मेरा सबसे बड़ा, मेरा जो ट्यूशन सेंटर कह लो आप, और मेरा स्कूल जो है, वो मेरे लिए एक सेकंड प्लेस है। जब मेरे को कुछ लाइफ में समझ में नहीं आता, बस मैं वहाँ चली जाऊँ। मेरे बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, मेरे साथ जब हुआ था कि मेरे को किसी ने फ़ीस के लिए निकाल दिया था, और वहाँ एक मेरा टीचर जिसने मुझे सपोर्ट किया था, तो मैंने इन सब चीज़ों को कोलैब करके मुझे सब में आ गया कि मुझे क्या बनना है। और मैं कहूँगी कि मैं बहुत थैंकफुल हूँ अपने रिलेटिव्स को। अब तो अगर आप लोग मेरे साथ ऐसा ना करते, मुझे अपने पे डिपेंडेंट कर देते, तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होती। मैंने आज अपने बलबूते पे अपना पूरा स्कूल खोला, मैं अकेली लड़ी। अच्छा, स्कूल के अंदर कोई ऐसा काम नहीं है, चाहे इलेक्ट्रिशियन हो, चाहे प्लम्बर हो, चाहे ऑटो ड्राइवर हो, किससे बात करनी है मैंने करनी है। एक नहीं तो हमें होता है ना, लड़की कैसे करेगी, पंजाब जैसी जगह में तो बहुत मुश्किल होता है बंदों से काम कराना, ठीक है, लेकिन मैंने हर किसी से खुद करती हूँ। इसमें भी मैं कहूँगी मेरे पापा कभी नहीं आए कि ला मैं करा दूँ। मैं वही कहने लगी सी भी तुसी किसी ते निर्भर नहीं हैगे, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ बहुत जाने डिपेंड। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन चलो वो मेरी डेस्टिनी कह सकते हो, और मैं कह सकती हूँ कि मेरे पास वो पावर दी है बाबा जी ने, वाहिगुरु जी ने मुझे वो दिया है, तो मैं वो कर पा रही हूँ। और मैं ये मैसेज तो मैं एक्चुअली हर लड़की से कहूँगी या हर इंसान से कहूँगी कि अगर आपको कोई कमी दी है, किसी ने, भगवान ने दी है या किसी इंसान ने दी है, तो ये समझ लो आपको किसी और चीज़ के लिए प्रिपेयर किया है। उसका बेस्ट रिजल्ट आपको बाद में दिखेगा। जो मैं एक एग्जांपल आपके लिए हूँ यहाँ पे, और भी बहुत सारे एग्जांपल होंगे जहाँ पे आप ये देख सकते हो कि ज़रूरी नहीं है कि भगवान आपको मार दे रहा है या आपको तंग कर रहा है। भगवान भी मुझे लगता है तंग उसी को करता है जिसके पास पावर होती है सहने की। नहीं तो तूफान में हर पेड़, बड़ा सा बड़ा पेड़ भी गिर जाता है, और कई बार छोटी टहनी भी नहीं हिल पाती। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कैसे रखते हो। मैं तो कहूँगी कि अपने हर इंसिडेंट से, अपनी हर चीज़ से अपने आप को ये समझो कि भाई हमने आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है, और कुछ ना कुछ अच्छा करना है। अपने लिए जियो। मैं तो एक चीज़ और बोलूँगी, फैमिली के लिए, दूसरों के लिए जीना 100% सही है, लेकिन जिस दिन आप अपने लिए जीने लग जाओगे ना, उस दिन आप सब कुछ अचीव कर लोगे। क्योंकि जब आप खुद खुश होगे तभी आप दूसरों को खुश कर पाओगे। और अपना गम किसी को मत शेयर करो, ये तो मतलब ये फैक्ट रखो।
रील लाइफ और रियल लाइफ अलग ही रखनी चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी रील लाइफ को देख के बहुत से लोग जलते हैं बिल्कुल। और अगर आपने रियल लाइफ उनको दिखा दी तो फिर वो आप पे सिंपैथी करेंगे लेकिन कुछ और नहीं करेंगे। तो खुश रहो, हंसते रहो, आगे बढ़ो। मुझे लगता है रास्ता उसने बनाया हुआ है, वो अपने आप देगा। हर चीज़ डिज़ाइंड है, हर चीज़ मिलेगी, बस पेशेंस रखो और अपना हार्डवर्क इंसान को बंद नहीं करना चाहिए और दुनिया पे ट्रस्ट रखना चाहिए। दुनिया में बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत बहुत अच्छे लोग हैं। आपको नहीं पता कौन इंसान आपकी लाइफ में, मेरे को लगता है कोई अगर रिक्शे पे भी आप बैठे हो तो उसका भी कोई ना कोई आपकी लाइफ में रोल होगा। हर इंसान का हमारी लाइफ में कोई रोल होता है। जैसे अब मैम से मैं मिली तो किसी और पर्पज़ थी और मुझे लगता है कि आज जहाँ मैं बैठी हूँ मैं खुद बहुत अच्छा फील कर रही हूँ मैम, कि मैं कहते हैं ना कि अपनी स्टोरी बता के खुद ही मोटिवेट हो रही हूँ कि मेरे को खुद को मोटिवेशन मिल रहा है। और शायद थैंक्स टू यू, अगर आप मुझे नहीं बुलाते तो शायद मैं ये रिकैप नहीं कर पाती। और 40 साल मैंने निकाल दिए, हो सकता है कि आने वाले 10 साल इस मोटिवेशन के साथ और निकाल दूँ। थैंक यू सो मच मैम। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਸ ਢੇਰੀ ਢਾਹ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਈ ਆਪਦੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਵੀ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ पहुंचाया जाए। तो असी तो बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड ऑन करना, जैसे हमने लड़कियों की बात की, मैं कहूँगी डेफिनेटली पेरेंट्स कहीं ना गड़बड़ भी कर देते हैं बच्चों के साथ अपने स्वार्थ में आके। लेकिन अगर आपको आपके पेरेंट्स इंडिपेंडेंस दे रहे हैं तो उसको मिसयूज़ मत करो। आज मैं अगर फ़क्र से यहाँ बैठी हूँ, बहुत रिस्पेक्टफुल हूँ, पूरी सोसाइटी में रिस्पेक्ट है मेरी, वो इसलिए कि मैंने कभी भी उसको मिसयूज़ नहीं किया, इसीलिए आज इतने रिस्पेक्टफुल यहाँ बैठी हूँ। और चाहे मेरा इतना बड़ा 13 साल का रिलेशनशिप है, मुझे उसे बताने में भी डर नहीं लग रहा क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया गलत, कभी भी कुछ गलत नहीं किया। और ये आप में अगर जिस दिन आप में ये आ गई ना कि आपने कुछ गलत नहीं किया, आप सही रास्ते पे हो और आप बिल्कुल सही चलते जाओगे। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਐਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਪੋਡਕਾਸਟ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਸੁਝਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।